आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जो अध्याय 1 है उसको प्रारंभ करेंगे। तो ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेट पटवार, इसके अलावा कक्षा 10 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझें और इसी से काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी अच्छी तरीके से तैयारी भी हो जाएगी। और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल गणित और सामाजिक विज्ञान का इस चैनल पर अपलोड है। उसे नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और जो गणित का जितना मैटर अपलोड है वो काफ़ी है आपके लिए, और उसी मैटर के हिसाब से आपको 80 में से 80 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये कक्षा 10 की बुक्स है, इस बुक्स को हम प्रारंभ करेंगे। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये सारी इसकी डिटेल्स हैं। और ये इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं जिसके अंदर आपका अंक बार भी दिया गया है। यानी इतिहास के 20 अंक आएंगे, नागरिक शास्त्र के भी 20 अंक है, भूगोल के 18 अंक, अर्थशास्त्र के 18 अंक, सड़क सुरक्षा का 2 अंक और स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन ये 2 अंक। ये नया जो जोड़ा गया था पिछली बार। इसमें अध्याय में आप देखोगे तो अभी पहला अध्याय आपका है स्वर्णिम भारत, यानी प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, जिसके अंदर 20 कालां से ये 5 अंक का इसमें से प्रश्न आएंगे। तो जो पॉइंट्स इसमें दिए इनमें आप ध्यान रखें। जैसे महाजनपद काल है, इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा। तो प्रमुख जो महाजनपद कौन है उसमें, और राजस्थान के प्रमुख महाजनपद जैसे मरु, जांगला, मत्स्य, सूरसेन, सिवी, इनके बारे में। फिर मौर्य, चुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, चोल, चालुक्य, पल्लव, पाल, पर्तिया, राष्ट्रकूट साम्राज्य। और इसके बाद है महा आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, हूण, शक और कुषाण। ये जो पार्ट ये आपकी कक्षा 12 इतिहास के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। और इससे संबंधित मैंने कक्षा 12 के वीडियो भी डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे ज़रूर देख लें। आपकी जो बेसिक नॉलेज है इसके अलावा और भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अध्याय संख्या जो दूसरा है वो संघर्षकालीन भारत है, जिसमें दिल्ली सल्तनत है पहला 1206 से 1526 ईस्वी। यानी इसमें जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक से लगा करके बाबर द्वारा मुग़ल साम्राज्य की स्थापना तक है। उसके बाद आता मुग़लकालीन भारत, यानी जो 1526 से 1757 ईस्वी तक, यानी मुग़ल साम्राज्य पूरा इसके अंदर आ जाएगा। जब तक कि कंपनी है जो प्लासी के युद्ध के अंदर हरा कर के कंपनी मुग़ल साम्राज्य को हरा नहीं देगी, तब तक का इसमें हम वर्णन देखेंगे। हालांकि उसमें सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध हुआ था, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस समय पहले मुग़ल साम्राज्य की भाग हुआ करता, जो डिक्लाइन हुआ था मुग़ल साम्राज्य उससे संबंधित, तो वहाँ तक का इसमें अध्ययन है। फिर सत्ता के साथ प्रतिरोध, ये राजस्थान के जो विशेष संदर्भ में और राजस्थान के प्रमुख जो व्यक्तित्व उनका वर्णन है, जिसमें राव शेखा है, हमीर है जो अपने हट के लिए प्रसिद्ध थे, महाराणा प्रताप जो वीर शिरोमणि, राव चंद्रसेन जो कि मारवाड़ के प्रताप हैं, और बीकानेर के जो राय सिंह हैं जिसे कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है, सवाई जय सिंह ये जयपुर के, और अमर सिंह राठौड़। इसके बाद है मराठों का इतिहास जो शिवाजी के विशेष संदर्भ के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स हम कक्षा 12 में भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे मराठों के बारे में है, महाराणा प्रताप के बारे में, हमीर के बारे में, चंद्रसेन के बारे में। तो ये आपको कक्षा 12 में भी पढ़ने को मिलेगा। फिर है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, इसमें से विजयनगर भी आपको कक्षा 12 में पढ़ने को मिलेगा। तो उससे संबंधित वीडियो अपलोड है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास, और नानक से गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी और रणजीत सिंह। इसके बाद में अध्याय संख्या 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स के अंदर 1757 ईस्वी से 1857 तक की जो स्वतंत्रता की चेतना, और इस समय कुछ जो छिटपुट आंदोलन हुए, विद्रोह हुए, उनके बारे में इसमें देखेंगे। फिर जनजातीय विद्रोह, विभिन्न जनजातियों ने, क्योंकि अंग्रेज़ों के जो नवीन नियम है वो सबसे ज़्यादा उनका हस्तक्षेप जनजातियों के मामलों में ही हुआ था। फिर है क्रांतिकारी संगठनों का योगदान और किसान आंदोलन। तो दूसरा जो अध्याय था वो 5 अंक का था।
कितने अंक का 5। और अंग्रेजी समझिए तीसरा, ये 6 अंक का बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इसमें से एक बड़ा ही क्वेश्चन आएगा। ब्लूप्रिंट आप देख ही चुके हो पहले। फिर है राजनीतिक आंदोलन, जो 1857 ईस्वी के प्रारंभ हुए और 1919 ईस्वी तक, यानी जब रोलर सत्याग्रह किया गया तब तक का इसके अंदर। फिर 1919 से 1947 तक, यानी भारत की आज़ादी तक जो आंदोलन हुए, उनमें इनको भी 2 पार्ट में देखना है। फिर जनजातीय किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन, विभिन्न जिसमें भील मीणा आदि विभिन्न जातियों ने जो संघर्ष किए, और विभिन्न जो प्रजामंडल आंदोलन हुए जिसमें राजस्थान की विभिन्न रियासतों, मेवाड़ है, जयपुर, जोधपुर आदि सभी रियासतों के अंदर हुए, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ट्रेनिंग के माध्यम से आपको, और यही पार्ट मैंने कक्षा 12 के अंदर भी जो अंतिम चैप्टर उसका भी अपलोड किया वो भी देख लें आप। फिर है विश्व इतिहास, इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, औद्योगिक क्रांति, जर्मनी व इटली का एकीकरण, ये इसके अंदर देखेंगे। तो ये था इतिहास का, और ये 4 अंक का पार्ट्स है। पहले इतिहास के चैप्टर के बाद देखें, बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो नागरिक शास्त्र है उसके बारे में। तो अध्याय 1 को यहीं प्रारंभ करते हैं। ये बाकी आपके डिटेल्स आप देख सकते हो। ये पार्ट की पूरी सूची दी गई है, कौन कौन से इसके अंदर पार्ट हैं जो आपके लेसन्स आपको। ये है अध्याय संख्या 1 जो कि आपके सामने। इसी अध्याय संख्या 1 को हम देखने जाएंगे। इसको थोड़ा झूम कर ले ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो भारत का इतिहास पाठ का नाम ही आप देख लीजिए, अध्याय 1 स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से लगाकर 1206 ईस्वी, यानी जो मुस्लिम सल्तनत है, मुस्लिम राज्य की स्थापना तक देखेंगे। स्वर्णिम क्यों? हमारा जो प्राचीन समय है उस समय हमारा देश अभूतपूर्व प्रगति के पथ पर था, विश्वगुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। उस समय हम हर क्षेत्र में आगे थे। भारत ने हर क्षेत्र में जो विकास किया था, चाहे विज्ञान हो, चाहे कला हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, चाहे व्यापार हो, सभी क्षेत्रों में हमारा एकाधिकार था। इस कारण हम उस काल को स्वर्णिम काल कहते हैं। तो उसी को हम प्रारंभ करेंगे। तो भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक मतलब शुरुआत से ही गौरवशाली रहे। अति सही भारत जिस समय विश्व मंच पर सभ्य लोग बने ही नहीं थे, उस समय भारतीय संस्कृति अपने सर्वोत्कृष्ट काल में थी और अपने विभिन्न प्रौद्योगिकियों का निर्माण कर लिया था। उत्खनन यानी जो खुदाई करते हैं, वहाँ से जो पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है, जिससे हम बृहत्तर भारत के नाम से जानते हैं। समुद्र पार के प्रदेशों को द्वीपांतर, ये महत्वपूर्ण शब्द है कंप्यूटेशन। अगर द्वीपांतर क्या है, यानी समुद्र पार के जो भारतीय प्रदेश थे, जो समुद्र के अंदर स्थित थे, उन प्रदेशों को द्वीपांतर, इसका द्वीप प्लस अंतर। वहाँ शक्तिशाली जलयानों की यात्रा करते भारतीय ब्रह्मदेश, यानी भारतीय लोगों ने जिस समय विश्व के लोगों ने कोई ज़्यादा तक नहीं, उस समय भारतीय लोगों ने शक्तिशाली जलयान बना लिए और उन जलयानों के माध्यम से विभिन्न कठिन यात्राओं को करते हुए वो पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर फैले, उनके साथ अपना व्यापार किया, वहाँ अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित। इसमें ब्रह्मदेश वर्तमान में जो म्यांमार है, जिसे पहले ब्रह्मा भी कहते थे, वहाँ तक फैला। तो श्याम किसे कहते हैं? थाईलैंड को। नेक्स्ट है इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान, कोरिया तक पहुँचे और वहाँ अपना सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। इसी सांस्कृतिक प्रभाव के कारण जो अभी हमने क्षेत्र पढ़े, वो क्षेत्र बृहत्तर भारत के अंदर आते हैं। इसमें जो मध्य एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया है, दक्षिण पश्चिमी एशिया है, ये सारा का सारा जो देश है वो वर्तमान में इसके अंतर्गत सम्मिलित है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण महाभारत कालीन सभ्यता और संस्कृति का काल भी भारत के लिए स्वर्णिम रहा है। इसमें कैसे स्वर्णिम रहा? सिंधु सभ्यता जो विश्व की सबसे सुदृढ़ सुव्यवस्थित सभ्यता थी, जिसके प्रमाण इतने उन्नत है, जो वर्तमान जो औद्योगिक कह सकते हैं या तकनीकी कह सकते हैं या कला कौशल के अंदर जो सभ्य समाज कह सकते हैं, उससे भी उत्कृष्ट अवस्था के अंदर उस समय नगरों की माप तोल की जो माप तोल की प्रणाली है, विदेशी व्यापार था आदि बिल्कुल सुव्यवस्थित स्थिति के अंदर था और विभिन्न कला प्रौद्योगिकी का भी विकास उस समय हो चुका था। फिर वैदिक सभ्यता के अंदर भी ऐसी थी। फिर रामायण महाभारत, उस समय भी हम देखते हैं कि हमारी तकनीकी की उन्नत अवस्था
और साथ साथ में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी मिलती है। तो इन कारण हम उस काल को क्या कहेंगे, भारत का स्वर्णिम काल कहेंगे। उसके बाद देखेंगे उत्तर वैदिक। देखो वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक को बांटा जाता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा उसके बाद आता है ऋग्वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों की अस्तित्व दिखाई देता। देखो पहले धीरे धीरे कबीलाई लोग थे, संगठित हुए, जन बनने लगा और जन के बाद में धीरे धीरे जनपद बना और जनपद के बाद फिर ज़्यादा उनकी शक्ति बढ़ी तो वो महाजनपदों के अंदर बदल गए। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लौह का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। इसी लौह के प्रयोग से ही हम देखते हैं कि महाजनपद काल मुख्य रूप से संबंधित हैं। इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हुई, क्योंकि देखो लौह उपकरण कठोर थे और इन उपकरणों से विशाल मात्रा में जंगल को जो यानी कटाई करके साफ किया, जिससे कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि का विकास हुआ और प्राचीन जनजातीय जो व्यवस्था उसको जर्जर यानी कमज़ोर बना दिया था। जो प्राचीन जो जनजातीय व्यवस्था थी वो मुख्य रूप से अन्य संस्कृति हम कह सकते जंगलों के ऊपर निर्भर थी। कंदमूल आदि जो भी वन उपज थी उसको इकट्ठा करके वो लोग अपना भरण पोषण कर लिया करते थे। छोटे छोटे जनों का स्थान अब बड़े जनपदों ने ले लिया। इस लोहे ने बहुत ही तकनीकी परिवर्तन कर दिया। इससे कृषि के क्षेत्र में, सड़क निर्माण के क्षेत्र में और विशेषकर जो राज शासन व्यवस्था यानी हथियारों का निर्माण सुदृढ़ हुआ और इसी के कारण बड़े बड़े जनपद बन गए। और यही जनपद 6वीं शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के अंदर विकसित हो गए, जिसे हम कहते हैं द्वितीय नगरीकरण या आर्थिक प्रगति का युग। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत के अंदर, विशेषकर ये उत्तर भारत के अंदर सम्मिलितता, सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। यानी सभी छोटे छोटे सार्वभौम, सबके ऊपर जो एक सत्ता अधिकार रखे, सबको संगठित रखे, ऐसी कोई सत्ता नहीं थी। सभी राज्य छोटे छोटे भागों के अंदर बटे हुए थे। संपूर्ण भारत में अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा विस्तृत यानी बड़े और शक्तिशाली थे, क्योंकि अब लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा। और इसी महाजनपद काल का समय 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के अंदर हम देखेंगे, जो कि बुद्धकालीन भारत कहलाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत एवं शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई है, जिनका वर्णन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इस अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा और भी ग्रंथ है, जैसे एक बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु और शूल निषेध, इनके अंदर भी इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र के अंदर भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। हालांकि इनमें थोड़ा फ़र्क है, कुछ जनपदों के नामों के अंदर और अधिकतर क्षेत्र के हिसाब से, समय विशेष के हिसाब से महाजनपदों की जो भौगोलिक स्थिति वो भी परिवर्तित होती रहती थी। यहाँ जो महाजनपद देखेंगे वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंदर दिए गए, उन्हीं महाजनपदों को हम देखेंगे, जिसके अंदर आपके सामने पहला है काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर स्थित है, जहाँ का एक प्रसिद्ध राजा हुआ था अश्वसेन। अश्वसेन कौन सा? जो जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर हुए थे, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के ये पिताजी थे। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कुरु महाजनपद के बारे में। कुरु, जहाँ से कौरव और पांडव संबंधित। इसकी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में हम दिल्ली कहते हैं, ये इसकी, जिससे इसकी दूसरी जानकारी एक थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर भी प्राप्त होती। इसका क्षेत्र था जो मेरठ है, दिल्ली और थानेश्वर, यानी जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र है वहाँ था। यहाँ का प्रसिद्ध राज्य कौरव नामक प्रसिद्ध शासक भी हुआ था। तीसरा अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। इसका जो वर्तमान जो बिहार का जो भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र है, उस क्षेत्र से संबंधित था। यहाँ का प्रसिद्ध एक शासक हुआ था ब्रह्मदत्त नामक एक प्रसिद्ध शासक यहाँ का हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे मगध। ये जो सभी जनपदों में सबसे शक्तिशाली और सर्वप्रमुख जनपद था। बाद में सभी पर ये अपना साम्राज्यवादी आधिपत्य स्थापित कर लेगा, जिसकी राजधानी प्रारंभ में राजगृह या गिरिवर्ष थी, बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है। इस महत्वपूर्ण जनपद का जो क्षेत्र है, जो बिहार के अंदर गया, पटना, जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य के अंदर गया, पटना, शाहाबाद
आदि ये क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आते थे। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, बिंबिसार है, अजातशत्रु, बाद में मौर्य वंश के जो शासक वो भी यहीं से हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक वगैरह, वो सारे के सारे शिशुनाग वंश बहुत ही महत्वपूर्ण जो वंश थे वो आएंगे, तो आगे हम देखेंगे वो इसी से संबंधित हैं। वज्जी ये क्या था, गणराज्य, जिसके भी 2 राजधानी थी, विंध्य और मिथिला थी। गणराज्यों में शहर प्रमुख था वज्जी संघ, जो कि एक 8 गणराज्यों का संघ था। महत्वपूर्ण है, वज्जी के अंदर कितने गणराज्य थे, 8 गणराज्यों का ये महत्वपूर्ण संघ था। मल ये भी क्या थे, मल भी गणराज्य थे, जो वर्तमान में यूपी, ये यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का जो देवरिया क्षेत्र है, उस देवरिया क्षेत्र के अंदर इसकी राजधानी कुशावती या कुशीनारा थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुशीनारा या कुशावती। आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर क्या हुआ था। इसकी एक राजधानी और थी, पावापुरी। आपको पता, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए थे, एक तो हुए थे जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी और दूसरे हुए थे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। दोनों ही इनसे संबंधित। इसकी 2 राजधानी थी, एक तो कुशीनारा और दूसरी थी पावा, मतलब कि 2 राजधानी थी। तो दोनों का ही, जो मैंने अभी आपको थिंकर बताया जैन और बौद्ध धर्म के, दोनों का ही, इन दोनों में से राजधानियों में उनका क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी या कहीं उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, जो भी कहे। तो आपको बताना है कि कौन सा किससे संबंधित था, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है छेदी जनपद, जिसकी राजधानी शक्तिमती या चौथीवती भी थी या सुक्तिमती भी नाम, जो शिशुपाल नाम का जो राजा था वो यहीं से संबंधित था। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ शिशुपाल, जो आप श्री कृष्ण के साथ भी इनका संघर्ष हुआ था, वो यहीं से संबंधित थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 8वां वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स जनपद जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, ये वर्तमान उत्तर प्रदेश यानी यूपी का जो इलाहाबाद और बांदा जिला, जो यहाँ का इस समय महत्वपूर्ण शासक हुआ था उदयन, और इसी उदयन के ऊपर ही एक नाटक रचा गया है व्यास द्वारा, जो लिखा गया स्वपन वास दत्ता नामक। नेक्स्ट जनपद हम देखेंगे कौशल। कौशल जो अयोध्या इसकी राजधानी थी। बुद्ध काल में इसके 2 भाग थे, उत्तरी भाग की इसकी राजधानी साकेत थी, जबकि दक्षिण भाग की इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जनपद थी। कौशल की राजधानी क्या थी सर, वर्तमान उत्तर प्रदेश का अवध और फैजाबाद जो क्षेत्र है वो इससे संबंधित है। यहाँ के भी महत्वपूर्ण शासक हुए, जैसे प्रसेनजीत था, कंस था, और बाद में जो राम हुए वो भी इसी अयोध्या नगरी से संबंधित थे। बाद में देखेंगे पांचाल। पांचाल भी 2 भागों के अंदर, जो वर्तमान इसका उत्तर प्रदेश का हम देखेंगे बदायूं है, बरेली है, फर्रुखाबाद ये क्षेत्र था। इसके भी 2 भाग, उत्तरी पांचाल की राजधानी आई क्षेत्र थी, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापेली थी। अब 11वां देखेंगे मत्स्य जनपद, जो अपने राजस्थान से संबंधित है। विराटनगर जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, यानी जो वर्तमान अलवर है, जयपुर है, भरतपुर है, ये क्षेत्र इसके। यहाँ का जो महाभारत काल के समय एक महत्वपूर्ण शासक हुआ था विराट। पांडवों ने अपना जो अंतिम जो अज्ञातवास का जो 13वां वर्ष था वो यहीं व्यतीत किया था। फिर है सूरसेन, इसकी जो राजधानी मथुरा या सूरसेन है, इसका कुछ क्षेत्र अपने राजस्थान के अंतर्गत भी अवस्थित था। यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक हुआ था अवंती पुत्र, और इस क्षेत्र को, ये जनपद जितने क्षेत्र में स्थित था उसे ब्रजमंडल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखेंगे अस्मक, ये पौतन या पोटेली नाम से जाना जाता था। ये जो नर्मदा के दक्षिण में गोदावरी तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद था, यानी सुदूर हम दक्षिण भारत के अंदर देखेंगे तो दक्षिण भारत के अंदर स्थित ये एकमात्र जनपद था। जो अवंती, ये जो मध्य भारत के अंदर था, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, जो वर्तमान उज्जैन हम कहते हैं, और दक्षिण अवंती की राजधानी थी महिष्मती, यानी जो मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहाँ से ये संबंधित है। यहाँ का प्रसिद्ध एक शासक हुआ था प्रदोत, जिससे इसकी क्रूरता के कारण चंड प्रदोत के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे कांधार तक्षशिला, ये जो वर्तमान जो पाकिस्तान है उसका पेशावर और रावलपिंडी क्षेत्र है, वहाँ से संबंधित। जो तक्षशिला जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता वो यहीं स्थित था, और यहाँ के कुछ प्रसिद्ध शासक हुए, जैसे पुष्कर सेरिन या कुछ नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत का जो उत्तर पश्चिमी सीमांत पर स्थित ये महाजनपद था। अंतिम जो 16वां महाजनपद हम देखेंगे कम्बोज या राजपुर या हाटक, ये सुदूरवर्ती था। सबसे भारत का हम कह सकते हैं सबसे जो उत्तर पश्चिम में स्थित जनपद था, जिसका राजधानी थी राजपुर या हाटक,
इसका क्षेत्र था दक्षिण पश्चिमी कश्मीर और अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र था। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध शासक हुए जैसे चंद्रवंश, सुदक्षिण, और कहा जाता था यहाँ गणतंत्र शासन व्यवस्था भी प्रचलन में थी। ये हमने 16 जनपदों के बारे में देखा। इन जनपदों में 2 प्रकार के राज्य राजतंत्र यानी जहाँ वंशानुगत शासन व्यवस्था संचालित थी, राजा के बाद मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र या और भी योग्य पुत्र या शासक, और गणतंत्र व्यवस्था के अंदर क्या होता था, गणतंत्र एक प्रकार से निरंकुश राजतंत्र थे। वह छोटे छोटे जो राजवंश थे वो मिलकर के अपने में से किसी एक व्यक्ति को मुख्य यानी राजा के रूप में उसका चुनाव कर लेते थे। जो चुनने की प्रक्रिया होती थी, इस कारण इसे गणतंत्र कहा जाता था। और बुद्ध काल के अंदर जो 4 गणतंत्र महत्वपूर्ण हो गए थे, जिसमें थे कौशल, वत्स, अवंती और मगध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको ध्यान में आपको रखना है। कौशल, वत्स, अवंती और मगध, ये बाद में जाकर के सर्वाधिक शक्तिशाली, किस काल में, बुद्ध के काल में ये सबसे शक्तिशाली राजवंश हो गए थे, जिन्होंने बाकी 16 जनपद हैं उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उनमें से अधिकतर को इन्होंने अपने राज्य के अंदर सम्मिलित कर लिया। तो दोबारा आप देख लो, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख थे, जो मैंने 10 गणराज्य बताए उनमें ये प्रमुख है। कपिलवस्तु के शाक्य हैं, सुसुमार गिरी के भाग हैं, भाग भी लिखा आता, इसके भग भी लिखा आता। ये महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी, इनको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना। अलकप के बुल्ली हैं, केशपुत के काला में, रामगढ़ के कोली है, कुशीनारा के मल, पावा के मल। मलों की 2 राजधानी थी, कुशीनारा एक, पाव, और पीपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदय। ये महत्वपूर्ण जहाँ के प्रसिद्ध जो दार्शनिक राजा जनक हुए। अगर इनकी भौगोलिक स्थिति का मैं अगर आपको बात करना चाहूँ तो भी महत्वपूर्ण है, हम थोड़ा इसके बारे में बात की तो देख ही लेते हैं इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो देखो, जो कपिलवस्तु शाक्य जो क्षेत्र है, इसका जो उत्तर प्रदेश का जो पीपर हवा या बस्ती क्षेत्र है, जो गौतम बुद्ध हुए उसके पिता यहाँ के इस कपिलवस्तु के गणराज्य थे। गौतम बुद्ध भी इस शाक्य कुल से संबंधित थे। इसके अलावा हम दूसरी बात करेंगे जो सुसुकुमार गौड़ के भक्त, तो ये भी उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र है वहाँ से संबंधित। अलकप के बुल्ली या वुल्ली भी मिलता है, ये जो शाहबाद और मुजफ्फर का जो मुजफ्फरपुर है उसके मध्य का क्षेत्र है वहाँ से संबंधित। फिर हम देखेंगे केशपुत के जो काला में, ये जो गोमती नदी है उसके तट पर स्थित है। जो आलार कालाम आचार्य थे वो यहीं से संबंधित, जिसके पास सबसे पहले महात्मा बुद्ध अपना ज्ञान अर्जित करने के लिए पहुँचे थे। उसके बाद हम देखेंगे रामगढ़ के जो कोली हैं, ये जो रोहिणी नदी है वहाँ के तट पर था। जो रोहिणी नदी इनके बीच में सीमा निर्धारण करती थी, किसके, कोलियों के और शाक्यों के बीच में। शाक्यों और कोलियों के बीच में इस रोहिणी नदी को लेकर के, इसके पानी को लेकर के भी जो संघर्ष चलता रहता था, यानी रोहिणी नदी दोनों गणराज्यों के बीच में सीमा का निर्धारण करती थी। और इसी रोहिणी नदी के जो विवाद चल रहा था, इसी को लेकर के गौतम जो बुद्ध थे उन्होंने बाद में संन्यास ग्रहण कर लिया था। फिर कुशीनारा के मल, ये जो गौतम, मैंने आपको अभी क्वेश्चन पूछा था उसका ही मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। जो गौतम बुद्ध को निर्वाण यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा के अंदर हुई थी। जबकि पावा के मल, पावा के अंदर महावीर स्वामी को निर्वाण स्थली प्राप्त हुई थी, यानी महावीर स्वामी की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। उस समय शासक था अजात शत्रु, मगध का जो महत्वपूर्ण शासक था। इसके समय 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और एक आजीविक संप्रदाय के प्रमुख संत हुए थे मखलीपुत्र गौसाल, उनको भी यहाँ पर निर्वाण इसी समय के अंदर प्राप्त हुआ था। फिर हम देखेंगे पीपलीवन के मौर्य, ये नेपाल की तराई क्षेत्र के अंदर स्थित था। आगे मौर्य वंश को इसी वंश से संबंधित किया जाता है। फिर हम देखेंगे वैशाली के जो लिच्छवी थे, ये उस समय बहुत, जो यहाँ का राजा था चेटक, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ। ये वजी संघ का एक घटक राज्य था, यानी जो वजी गणराज्य था उसका महत्वपूर्ण नेतृत्व इसने किया था। फिर मिथिला के विदय, जहाँ का प्रसिद्ध राजा जनक हुए थे, और ये भी वजी संघ उसका एक घटक राज्य था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो मैं विशेषकर बहु उद्देश्य की दृष्टि से मैं बना रहा हूँ। विभिन्न कंपटीशन एग्जाम, IAS RS हर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। अब देखेंगे इस समय स्थित राजस्थान के प्रमुख जो जनपद है, उन जनपदों के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण जनपद राजस्थान में इस समय थे।
तो वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी महाजनपदों का, राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी सिंधु सभ्यता का, उससे भी पहले जो हम देखेंगे मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, उस समय भी राजस्थान के अंदर भी विभिन्न सभ्यताओं के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब में मालव, सिवी, अर्जुन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, वो वहाँ से वो क्षेत्र छोड़ करके राजस्थान के अंदर आ गई थी और यहाँ पर ये स्थायी रूप से यहीं। इस प्रकार राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वो जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। तो आपको पूछा जाए राजस्थान में जनपदों की स्थापना कौन से क्षेत्र से हुई थी? राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र। इसमें प्रमुख जनपद देखेंगे जांगल, ये वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिले में महाभारत काल में इसमें जांगल प्रदेश कहते हैं और कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला के नाम से भी मिलता है, क्योंकि इस समय दो प्रमुख जनपद, एक तो कुरु वंश था और दूसरा मद्र वंश था, जो जहाँ की कौन थी? माद्री जो संबंधित थी इससे माद्रे प्रदेश की थी। इसी कारण इनका राज्य के अंदर हो सकता है ये भाग सम्मिलित रहा, इस कारण इसके अलग नाम भी प्राप्त होते। इस जनपद की जो राजधानी आई छतरपुर, जिससे वर्तमान में नागौर जो राजस्थान का क्षेत्र है, महत्वपूर्ण ध्यान रखना। और बीकानेर जनपद भी इसी प्रदेश पर स्थापित हुआ, इस कारण इसको भी जांगल देश कहते हैं और यहाँ के स्वामी होने के कारण बीकानेर के शासक खुद को जांगलदर बादशाह कहते हैं। और इस क्षेत्र में जाल के वृक्ष भी महत्वपूर्ण है और पवित्र माने जाते हैं और जाल के वृक्षों की अधिकता के कारण भी हो सकता है इसका नाम जांगल प्रदेश पड़ा हो। और बीकानेर का जो किला, उस किले के अंदर भी जाल के वृक्ष पाए जाते हैं वर्तमान समय के अंदर भी। और इस क्षेत्र में जाल के वृक्षों को काटने की भी मनाही थी शासकों की तरफ से, इस कारण भी इस क्षेत्र को जांगल प्रदेश के नाम से। बीकानेर राज्य के जो राज चिन्ह उसके अंदर भी जय जांगलधर बादशाह लिखा जाता था, जो इस क्षेत्र को दृष्टिगत करता था। अगला जनपद देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मत्स्य जनपद, जो वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र जो मत्स्य महाजनपद के नाम, इसका विस्तार है चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल प्रदेश, जो अभी हमने जनपद देखा था, इसके अंतर्गत, जो वर्तमान में आधुनिक है अलवर, भरतपुर के कुछ भाग इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी विराटनगर, जिसे वर्तमान में बैराट कहते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिलती है। महाभारत काल में कहा गया है कि सहज नामक एक राजा था जो यहाँ का शासक था। इस सहज नामक राजा ने चेदी और मत्स्य यानी दोनों जनपद इस पर शासन किया और प्रारंभ में हो सकता है इससे सिद्ध होता है कि ये चेदी राज्य का ही अंग था और कालांतर में फिर विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। ये महत्वपूर्ण यहाँ का सहज नामक शासक की जानकारी हमें प्राप्त होती है और ये भी बैराट से हमें मौर्य शासक अशोक के भी अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं, उनका अभिलेख भी प्राप्त होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इस दृष्टि से, यानी इससे सिद्ध होता है कि इस जनपद पर पहले महाभारत काल के अंदर हमें पांडवों के अज्ञातवास से लगाकर और बाद के समय के अंदर हमें मौर्य शासक अशोक की जानकारी दृष्टिगत होती, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ मौर्य साम्राज्य का शासन रहा था। फिर हम देखेंगे सूरसेन, जो आधुनिक ब्रज क्षेत्र में ये महाजनपद स्थित था, जहाँ से श्री कृष्ण जी संबंधित थे। इसकी राजधानी मथुरा, जिससे प्राचीन यूनानी लेखकों ने इस राज्य को सूरसेनोनी और इसकी राजधानी को मथुरा कहा है। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यानी यादव वंश का शासन था, जिसमें वर्तमान भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों के अधिकांश भाग इस सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले के पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से था, यानी कृष्ण जी इसी जनपद से संबंधित थे, यहीं उन्होंने अपना राज्य किया था। नेक्स्ट देखेंगे सिवी। हालांकि ये विवादास्पद प्रश्न है कि सिवी जनपद का मूल स्थान कहाँ था, तो इसकी राजधानी शिवपुर थी और राजा सुशील नामक यहाँ का एक महत्वपूर्ण राजा, इसने अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं को भी युद्ध के अंदर क्या किया था? पराजित किया था। यहाँ को है। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है और कालांतर में दक्षिण पंजाब की ये सिवी जाति राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र, इसमें निवास, यानी उस क्षेत्र के अंदर जो यूनानी आक्रमण होने लगे या कह सकते हैं विदेशी जो जातियाँ थी उनके आक्रमण के कारण ये अपना मूल क्षेत्र छोड़कर राजस्थान के सिवी क्षेत्र में, जो चित्तौड़ के पास स्थित नगरी, जिसे मध्यमिका नगरी भी कहा जाता, वो इसकी राजधानी थी। और मेवाड़ क्षेत्र में इस सिवियों के सिक्के प्राप्त हुए, उससे भी सिद्ध होता है कि इनका जो शासन है इस क्षेत्र के अंदर रहा था। मंदसौर,
जो मध्य प्रदेश के अंदर पास 5 गुआलेख प्राप्त हुए, जिनसे सिवी जनपद का प्रचार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना भी ज्ञात हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदसौर से कितने गुआलेख मिले? 5 गुआलेख मिले। ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की हम बात करेंगे। बावजूद इन जनपदों में राज सत्ता कुलीन परिवारों का हाथ। जैसा हम कहते हैं कि ये जो गणराज्य कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में गणराज्य नहीं थे, क्योंकि यहाँ भी निरंकुश राजतंत्र यानी कुलीन परिवार के लोग ही शासन चलाते थे। वो कुलीन लोग ही अपने में से किसी व्यक्ति को चुन लिया करते थे और वही शासन चलाया करते थे। इन परिवारों की प्रतिनिधि संस्थागार सभा, ये संस्थागार सभा क्या होती थी? ये गणराज्यों की केंद्रीय सभा हुआ करती थी, जो वर्तमान हम कह सकते हैं हमारी संसद के जैसे ही एक इनकी संसद हुआ करती थी, के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल से कक्षा 12 के जो अध्याय 1 है उसके अंदर बता रखा, उनको आप जरूर उस वीडियो को देखें। संस्थागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार विमर्श कर सकते थे, जिसे अनुन्य विरोध कहा जाता था। यानी इसकी बैठक के अंदर महत्वपूर्ण विषय रखे जाते थे, यानी प्रस्ताव रखा जाता, उस पर सभी अपना मत व्यक्त करें, और विवादग्रस्त विषय होते थे उस पर मतदान करवाया जाता। इसके लिए अलग से अधिकारी होते थे, और मतदान के लिए बहुरंगी सलाखाएँ काम यानी अलग अलग रंग की जो पट्टियाँ होती थी वो काम में ली जाती थी। इसके लिए एक अलग से अधिकारी सलाहकार विग्रह नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी, वो इसको कलेक्शन कर लिया जाता था। मतदान खुले रूप से यानी हाथ खड़ा करके समर्थन लिया जाता था। यह जो मतदान गुप्त रूप में से लिया जाता तब ये बहुरंगी सलाखाएँ प्रयोग में की जाती थी। यानी ये संस्थागत जो जनपदों की जो सबसे बड़ी संस्था यानी केंद्रीय इसकी जो सभा हुआ करती थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण यही सभा करती, जो वर्तमान हम भारत के संसद है उसी टाइप का ये कार्य करती थी। विशाल गणराज्य में केंद्रीय संस्थागार के अलावा प्रांतीय संस्थागार भी हुआ करते थे। यानी जो केंद्रीय राज्य थे उसको प्रांतों के अंदर, और प्रांतीय संस्थागार प्रांतीय विषयों से संबंधित इसके अंदर विचार विमर्श करते थे। और कालांतर में गुटबाजी और आपसी फूट के कारण गणराज्यों का गणराज्य बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली थे। इस समय गणराज्यों की शक्तिशाली स्थिति का वर्णन बुद्धकाल के अंदर मिला है। और जो मगध साम्राज्य उसने इस वजीर संघ पर विजय भी अपने जो मंत्री थे वस्कार सुसीम आदि उनके माध्यम से इनके अंदर फूट डाल करके भी प्राप्त की थी। इसके अलावा उन्होंने महात्मा बुद्ध को भी इनकी जानकारी, यानी ये भी एक विषय है कि महात्मा बुद्ध ने भी इनके अंदर फूट डालने या इनकी कमजोरी का पता करने में जो मगध साम्राज्य की मदद की थी। यानी समकालीन जो राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनादि के रूप से पतन के लिए उत्तरदायी थी। तो हम आज के चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे मौर्य युग, सातवाहन, शुंग आदि के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अब हम देखेंगे मौर्य, चुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव और चालुक्य साम्राज्य के बारे में। इन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो महाजनपद काल थे, भारत में स्थित संपूर्ण 16 महाजनपद और राजस्थान में स्थित जनपदों के बारे में देखा है। और उसी जनपदों में एक जनपद था मगध। उसी मगध जनपद में ही आगे चल कर के मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य के बाद में चुंग वंश आएगा, फिर सातवाहन वंश, फिर गुप्त, फिर वर्धन, और फिर ये जो पूर्वी भारत के अंदर पाल वंश आएगा। ये दक्षिणी और मध्य भारत की तरफ जाएंगे तो यहाँ राष्ट्रकूट है, फिर प्रतिहार, और सुदूर दक्षिण के अंदर जाएंगे चोल, पल्लव, और पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी भाग के अंदर चालुक्य साम्राज्य। चालुक्य भी 2 भागों में होगा और बाद में इनके 3 भाग भी होंगे, वेंगी के चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, बादामी के। ये सारे मुख्य 3 भाग होते हैं। उन भागों के बारे में हम देखेंगे। तो अब देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो 16 महाजनपदों में से एक था मगध। मगध साम्राज्य का आविर्भाव यानी इसकी शुरुआत, यानी इसका जो आविर्भाव है यानी इसकी प्रारंभ है हर्यक वंश से के समय से हुआ माना जाता है। हालांकि यहाँ प्रारंभ में अलग अलग वंशों के बारे में मगध पर शासन करना है। जो प्राचीनतम राजवंश है वो बृहदर्थ राजवंश माना जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आया था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद में यहाँ शासन रहा है शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश के बाद में यहाँ शासन आया नंद वंश का, और नंद वंश का विनाश करके यहाँ शासन आया था फिर मौर्य वंश का।
इसी नंदवंश का ही जो अंतिम शासक था घनानंद, उसे पराजित करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसमें से आयुर्वेद और कालांतर में समय मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। यानी बाद के अंदर विशेषकर हर्यक वंश के समय में इसने अपना बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रीय विस्तार किया और अन्य महाजनपदों को अपने अंतर्गत शामिल कर लिया। वैसे मैंने आप वीडियो अपलोड कर रखा है कक्षा 12 में मौर्य साम्राज्य का, उसे भी आप देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो के माध्यम से भी प्राप्त हो जाएगी। ईसा पूर्व 326 यानी 326 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंदवंश का एक विलासी राजा था घनानंद। वह जन कल्याण पर ध्यान न देकर के अपने आमोद प्रमोद पर ही ज़्यादा धन, यानी जो जनता का धन था वो जनता के कल्याण पर खर्च न करके अपने ऊपर निजी खर्च करके उसका अपव्यय कर रहा था। उस समय उसका शासन था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत हमेशा से ही भारत पर आक्रमण पश्चिम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसे पश्चिमोत्तर कहते हैं, पश्चिम उत्तर भी हम कह सकते हैं, उसी क्षेत्र से हुआ। क्योंकि बाकी भारत की स्थिति ऐसी है, जो प्राकृतिक सीमाएं भारत को, जैसे प्रायद्वीपीय भारत के जो तीनों तरफ समुद्र हैं और जो उत्तर और पूर्वी भाग के अंदर विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इधर हिंदुकुश पर्वत श्रेणी जो भारत को प्राकृतिक कवच प्रदान करती है, और जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जो स्थल मार्ग से भारत मध्य एशिया के साथ में ईरान आदि देशों के साथ में जुड़ा हुआ है, और यहीं से ही अधिकतर आक्रमणकारी भारत की तरफ आए हैं। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी और यानी जो नहीं सहनीय थे। ऐसे कर भारत के कारण राज्य के लोग उससे क्या थे, असंतुष्ट थे। यानी जब उनसे कहा जाता जब मर्जी होती तब वो कर लगा देता था। जनता कहती थी कल ही कर लगाया था, तो क्या हुआ कि जब कहता था कि हमारी मर्जी होगी तब लगाएंगे। तो इस तरीके का अत्याचारी राजा घनानंद इस समय इधर शासन कर रहा था। और उसी समय जो पश्चिमोत्तर भारत है वहाँ पर कोई सुदृढ़ राज्य स्थित नहीं था। यानी इस तरीके की सीमा कमज़ोर सीमा थी जहाँ से भारत की तरफ आक्रमण हो सकता था, और इस कमज़ोर कड़ी की तरफ ये ध्यान नहीं दे रहा था। इसी परिस्थिति में मगध में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करके और इस संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांध करके चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करें। और जब इस क्षेत्र में यूनानी आक्रमण प्रारंभ हुए तो तक्षशिला का एक आचार्य था घनानंद, वो भी नंदवंश के शासक अपने कौटिल्य जिसे कहते हैं या चाणक्य कहते हैं, वो मगध के शासक घनानंद के पास भी आया था और उसे प्रार्थना भी उसने की थी कि वो संपूर्ण इस विदेशी आक्रमण के समय भारत का नेतृत्व करें। हालांकि इसके लिए घनानंद तैयार नहीं हुआ। उल्टा घनानंद ने इस कौटिल्य यानी चाणक्य का क्या कर लिया था, अपमान कर लिया था। और इसी अपमान के कारण चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो जब तक नंदवंश का विनाश नहीं करेगा तब तक वो अपनी चोटी नहीं बांधेगा। तो शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नवमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ और एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। यानी जो चाणक्य है, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ये एक ही व्यक्ति का नाम है जिसने चाणक्य को इस योग्य तैयार किया और कि वो संपूर्ण भारत को एक चक्र के अंदर, एक सूत्र के अंदर बांध सके। अब देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका 322 से 298 ईसा पूर्व शासन था। इसकी मैंने कहानी भी जो कक्षा 12 का वीडियो उसमें बता दी, इसमें अब वापस रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंश के शासक घननंद को या घनानंद को, जिसे यूनानी लोग अग्रमीज भी कहते थे, पराजित करके 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, यानी वहाँ का ये शासक बन गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ ये स्थापना शब्द है, ये ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मैं आपको एक कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि इस नंद वंश का स्थापना किसने की थी, इसका संस्थापक कौन था। 305 ईसा पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। इससे पहले भारत के ऊपर
जो यूनानी आक्रमणकारी था सिकंदर का आक्रमण हुआ था, और उसी आक्रमण के कारण जो कौटिल्य था या चाणक्य हम जिसे कहते हैं, उसने उस आक्रमण का सामना करने के लिए पहले छोटे बड़े जैसे तक्षशिला के शासक थे आम्बी वगैरह शशिगुप्त, उनसे प्रार्थना की, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। तो वो गणानंद के पास भी आया। हालांकि उस समय छोटी बड़ी जातियों के तीव्र विरोध के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है, उस सेना ने आगे व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, और वहीं से वो सेना वापस लौट गई थी। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ था ये सेल्यूकट निकेटर। उसके और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था, और युद्ध के बाद में दोनों के मध्य एक संधि हो गई, और उस संधि के अंतर्गत एक विवाह हुआ। सेल्यूकस की जो पुत्री थी हेलेना, उस हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया गया था, जो कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इस विवाह के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत प्राप्त हुए थे: एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेसमिस्डाई। और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने ससुर को क्या किया था, 500 हाथी उपहार में दिए। ये हाथी उसको उपहार में दिए, और बदले में जो मैंने क्षेत्र आपको बताया वो पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम का क्षेत्र ये इसके अंतर्गत पड़ता, जो है वर्तमान के अंदर हम देख सकते हैं काबुल है, कंधार है, मकरान तट, हेरात आदि इसके अंदर सम्मिलित थे। मेगस्थनीज ये था राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर भेजा गया था। राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में जो भी मैंने 4 क्षेत्र बताए, इसी में ये शामिल थे। काबुल है, हेरात है, कंधार है, बलूचिस्तान जिसे मकरान तट भी कहते हैं, ये इसके साम्राज्य के अंदर शामिल थे। जो किसने इसको प्रदान किए, सेल्यूकट निकेटर ने। इसके अलावा पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य पर्वत श्रृंखला जो मध्य प्रदेश, केंद्रीय और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित है। यहाँ तक इसका विस्तृत साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। इस साम्राज्य की जानकारी के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे हमने उत्तरी भारत के अंदर देखते हैं, विशेषकर कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इस मेगस्थनीज की इंडिका है, मुद्रा राक्षस का विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है, सोमदेव का सताकरी सागर है, शैमेंद्र की व्रत कथा मंजरी। इसके अलावा जो भी बौद्ध साहित्य दीपवंश, महावंश है, जैन ग्रंथ भद्रबाहु का जो कल्प सूत्र है, विदेशी यात्री स्ट्रेबो, प्रोटार्क, जस्टिन, इधर फाइयान, वेनसांग सिंह आदि चीनी यात्री, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख, इसी से ही चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्राचीनतम जो अभिलेख है वो साक्ष्य प्राप्त होता है। इन सब कुछ अलावा जो तमिल ग्रंथ हैं, अहना नूरू और मुन्नामुरू, इनसे भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जानकारी, इनसे क्या विदित होता है, क्या जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। यानी इसके साम्राज्य के जो दक्षिण फैलाव है उस फैलाव की भी जानकारी प्राप्त होती है। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली, और 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला मैसूर जो कर्नाटक के अंदर है, उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। इस समय हुआ क्या था, मगध के अंदर भयंकर अकाल पड़ गया था, और इसी अकाल के कारण ये थोड़ा धार्मिक वृत्ति का हो गया था, और इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा कर ली। और इस समय जैन धर्म भी 2 भागों में इसके बाद में डिवाइड होगा, यानी भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन या जो अकाल के कारण जो दक्षिण भारत प्रवचन कर गए थे, उसी के साथ ये चंद्रगुप्त मौर्य भी वहाँ चला गया था अपने पुत्र बिंदुसार को अपना राज्य सौंप करके। तो वहीं पर जैन धर्म के अंदर एक पद्धति होती है, सलेखना पद्धति, जिसके द्वारा जिससे उपवास किया जाता, व्यक्ति मृत्यु उपरांत खाना पीना छोड़ देता है और परमात्मा चिंतन के अंदर लग जाता, उसके द्वारा इसने अपना शरीर छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका उत्तराधिकारी जो था बिंदुसार। इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, क्योंकि इसके शरीर पर इसकी मां ने जहर का पान करने के कारण छोटे छोटे बिंदु हो गए थे, इसी कारण इसका नाम भी बिंदुसार रख दिया गया। जिसका कार्य 298 ईसा पूर्व से इसका 272 ईसा, देखो ये ईसा पूर्व हमेशा माइनस में चलेगा, आपको ध्यान रखना है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। उसे यूनानी लेखक अमित्रोचेडस कहते थे। बहुत ही इसके अलग अलग काफ़ी सारे नाम मिलते हैं, जिसमें स्ट्रेबो इसे अलिट्रोकेडस कहता है, जबकि फलीट है वो इसे अमित्रघात नाम से भी, यानी शत्रुओं का वध करने वाला आदि नाम से भी पुकारता है, जबकि वायु पुराण के अंदर इसको भद्रसार कहा गया। जैन ग्रंथ इसे सिंहसेन कहते हैं।
उसने सुदूर पूर्वी दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीत करके मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। यानी इसने दक्षिण के अंदर जो मौर्य साम्राज्य है उस साम्राज्य का विस्तार किया। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आए कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर अभी रिट की तैयारी करने वालों के लिए तो गोल्डन है। इसके अंदर आपको ये चंद्रगुप्त मौर्य और ये मौर्य साम्राज्य इसका वर्णन है। मैं थोड़ा आपको डिस्कस भी करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, विशेषकर रिट वालों के लिए, कि जो अपने राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है उन पुस्तकों में रिट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक जो 6 से 12 उसमें आप पढ़ सकते हैं। इतिहास से संबंधित थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर इतिहास का थोड़ा वेटेज ज़्यादा है। दिव्यावदान के अनुसार उसके शासनकाल में तक्षशिला, जो वर्तमान पेशावर पाकिस्तान के पास है, में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहले उसने अशोक को भेजा, ये इसके पुत्र है बिंदुसार के, और उसके बाद सुसीम इसका सबसे बड़ा पुत्र था, उसे भेजा। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस, जो दूतों के आदान प्रदान की जो प्रथा है वर्तमान में भी एक देश से दूसरे देश के अंदर देखने को मिलती, उसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। उस समय जो मेगस्थनीज जो था प्रथम राजदूत था, जिसका दोनों देशों के बीच में आदान प्रदान हुआ था, वैसी प्रथा बिंदुसार के समय भी जारी रही। तो बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक था एंटियोकस प्रथम। ये बहुत हुए थे, 4 हुए थे एक ही नाम से, एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस द्वितीय, एंटियोकस तृतीय और एंटियोकस चतुर्थ। इसने एक डायमैक्स नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में इसके दरबार में नियुक्त किया था। प्लिनी, जो एक यूनानी लेखक है, उसके अनुसार मिस्र के नरेश फिलाडेल्फस, जिसे मेली भी कहते हैं या टालमी द्वितीय भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम इसके टालमी द्वितीय भी प्राप्त होता है, ने डायानीसियस, इसमें देखो अलग अलग नाम प्राप्त होते तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इससे डायानीसियस कहो या डायोनीसियस, ऐसे डायोनीसस भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये लिखने की दृष्टि से अलग अलग मिलता है। मिस्री राजदूत बिंदुसार के अंदर दरबार के अंदर भेज जाता। एक बहुत ही मज़ेदार बात आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि बिंदुसार ने इस जो सीरिया का शासक भी बताया गया, इसे एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुएं मंगवाई थी। एक तो मदिरा यानी शराब, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, जिसमें प्रथम 2 चीज़ें तो एंटियोकस प्रथम ने भेज दी थी। कौन सी? मदिरा और सूखे अंजीर। जबकि दार्शनिक नहीं भेजा था, इसके लिए इसने कलवा भेजा था कि यूनानी कानून किसी मानव के विक्रय की इजाज़त नहीं देता था। तो हो सकता था, इससे सिद्ध होता है कि भारतीय इससे पहले जो शराब जैसी बुरी वस्तु से परिचित नहीं थे, और यहीं से ही एक अभिलेख के साक्ष्य के रूप में हमें प्राप्त होता है कि शराब का भारत के अंदर आगमन हुआ था। तो इससे पहले अच्छी बात थी, और वर्तमान के अंदर इस शराब का दुर्गुण उन घरों के अंदर स्पष्ट देखने को मिलता ही है जो माफियावर्ती से पीड़ित है या जिन घरों के अंदर इस शराब का पान करते हैं। अगला देखेंगे जो मौर्य साम्राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ है, उस शासक के बारे में। ये शासक है अशोक, जिसका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हालांकि इसके शासन के प्रारंभ के बारे में काफ़ी विवाद हैं, और उस विवादों के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। पहले वो विवाद आखिर क्या हैं? वो विवाद इसके सिंहासन पर बैठने को लेकर हैं। कहा जाता है कि सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था, यानी राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी सुसीम था, और जो इसका पिताजी यानी बिंदुसार भी सुसीम को शासक बनाना चाहते थे, और वो अशोक से रुष्ट नहीं थे। और कहा जाता है कि अशोक ने अपने भाइयों की हत्या करके बिंदुसार की मृत्यु से पहले राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था, और इसके लिए बिंदुसार ने उससे कुछ रुष्ट भी थे, और उसको कड़वे शब्द भी इसके लिए प्रयोग में लिए थे। इसके लिए कहा यह जाता अलग अलग, जैसे कुछ ग्रंथ हैं अपने बौद्ध ग्रंथ, महावंश कहता है कि वो उसने अपने 11 भाइयों की हत्या करके वो सिंहासन पर बैठा था। जबकि एक अन्य बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंश, वो इसके 99 भाइयों की हत्या की बात करता है। तो इतनी सारी बात तो हमें नहीं लगती है, प्रमाणिक नहीं लगती है, कपोलकल्पित हो सकती है। इधर जो तिब्बती एक थे लामा तारानाथ, वो 6 भाइयों की हत्या की बात करते हैं। और इसके अलावा अशोक का जो 5वां अभिलेख है उसमें भी उसके जीवित भाइयों के परिवारों का उल्लेख है। तो इन सभी कारणों से ये बात तो हमें उतनी स्पष्ट नहीं लग रही है कि उसने, हालांकि इतना ज़रूर है कि उसके लिए अपने भाइयों के साथ में सत्ता संघर्ष हुआ होगा, और इस सत्ता संघर्ष और आंतरिक स्थिति के अंदर
कुछ कमजोरी रही होगी और इसको सुदृढ़ करने के लिए 4 वर्ष का समय लगा था। इस कारण कहा जाता है कि अशोक ने अपना जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व के अंदर इसका किया गया था। ये सारी बातें इस तरीके से स्पष्ट करती है कि उसके सिंहासन के समय आंतरिक जो संकट है उस संकट का जरूर उससे सामना करना पड़ा था और इसी संकट का सामना करने के बाद वो विधिवत रूप से 269 ईसा पूर्व में अपने सिंहासन पर विराजमान हुआ था। हालांकि अशोक का कुछ ऐसी अनुश्रुतियाँ कि वो चरित्र का अच्छा भी नहीं था और एक बार ऐसा कहा जाता कि उसने महिलाओं ने कुछ उसके ऊपर उसके रूप के ऊपर कमेंट कर दिया तो उसने काफ़ी सारी की हत्या भी करवा दी थी। अब जो भी ऐसी बातें सुनने को प्राप्त होती है, हम देखते हैं हमारे काम की चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। तो जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। बहुत ही उसका एक मंत्री था राधागुप्त, जो बिंदुसार का भी मंत्री था। इस राधागुप्त की मदद से ही इसने सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। दक्षिण भारत के अंदर कुछ अभिलेख मिलते हैं, मास्की और गुर्जर। इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता, बाकी अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक नहीं मिलके देवनाम प्रियदर्शी या राजा जैसे नाम मिलता है। 4 अभिलेख मिले, उसमें से 2 ये मास्की गुर्जर, इसके अलावा उदय गोलम और निष्ठुर। इन अभिलेखों के अंदर अशोक का वास्तविक नाम अशोक प्राप्त हुआ है। अशोक ने विदिशा की राजकुमारी से विवाह किया था, जो कहा जाता कि वो बौद्ध संघ की, उस समय एक व्यापारी था, बौद्ध संघ से जुड़ा हुआ व्यापारी था, उसकी ये पुत्री थी और विदिशा की जो राजकुमारी कहा जाता था। और इन्हीं से इसे पुत्र उत्पन्न हुए, संघमित्र और पुत्र महेंद्र। और इन्हीं से कहा जाता कि अशोक का जो झुकाव है वो बौद्ध धर्म की ओर हुआ था। इसके अलावा उसके अभिलेखों में भी उसकी एक रानी का वर्णन मिल रहा है और उस रानी का नाम है कुरुवांकी, जो कि तीवर की माँ थी। यानी इसकी एक रानी कुरुवांकी और एक पुत्र तीवर, इसका उल्लेख अभिलेखों के अंदर हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा भी जैसे दिव्यावदान भी एक इसकी पत्नी का नाम बताता, जिसे तिस्य रक्षिता भी बताता है। ऐसे अलग अलग इसके नाम प्राप्त होते हैं। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर और खोतान आदि क्षेत्रों पर अधिकार किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। अशोक ने कौन से वर्ष कश्मीर और खोतान को अपने राज्य में मिलाया था या अपने विजय अभियान चलाया था? उसने मौर्य साम्राज्य के तमिल प्रदेशों के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान उसकी सीमा के अंदर उसने अपनी सीमा जो मैसूर तक अपने राज्य को बढ़ाया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अशोक ने कलिंग, जो कि वर्तमान उड़ीसा के अंदर, उस पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण के अंदर 1 लाख लोग मारे गए थे। और यही आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ अशोक के लिए। 1 लाख लोग मारे गए थे और कहा जाता 1.5 लाख लोग गिरफ्तार हुए थे या घायल हुए थे, जैसे भी हुए थे। और इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। ये किसका था? हाथी गुफा अभिलेख चैदी वंश का शासक था खारवेल। उससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर एक नंदराज नाम, हालांकि इसके ऊपर विवादास्पद विषय है कि उस समय कलिंग के ऊपर कौन शासन कर रहा था, लेकिन ये कहता है कि हाथी गुफा अभिलेख कहता है कि उस समय नंदराज नामक व्यक्ति यहाँ पर राज कर रहा होगा। अब देखो, कुछ कहते हैं कि उस पर आखिर आक्रमण क्यों किया होगा, तो इसमें अलग अलग बातें बताई जाती हैं। जैसे अर्थशास्त्र कहता है कौटिल्य का कि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि जो यूनानी इतिहासकार है प्लिनी, वो कहता है कि कलिंग व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। इन कई प्रकार के अलग अलग कारण भी बताए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी बात थी वो महत्वपूर्ण ये था, यहाँ पर व्यापक नरसंहार हुआ और इस नरसंहार ने अशोक को क्या कर लिया? विचलित कर दिया। और कहा जाता है कि सभी जब अशोक के विजय की यश गान कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, उस समय एक बौद्ध भिक्षु आता है जो कहता है कि महाराज की पराजय हुई, और उसकी बातों से प्रभावित होकर के अशोक शस्त्र त्याग की घोषणा कर देते हैं। यानी जो बात आई है भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की बात है, उसकी घोषणा यहाँ पर वो कर देते हैं। और ये पहली बार हुआ जब राजनीति के अंदर अहिंसा का प्रयोग किया गया था। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोंसली बनाई गई थी। शर्मण, निग्रोध या उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम घोष अपना लिया। कई विद्वान इन दोनों को एक ही बताते हैं, कई अलग अलग भी बताते हैं। जो कुछ भी हो, इन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर अशोक को दीक्षित किया था। कई जैसे
मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव से भी बताते हैं। जो भी हो, अशोक बौद्ध धर्म का क्या बन गया था, अनुयायी बन गया था और भेरी घोष यानी युद्ध करना उसने छोड़ दिया था। उसके लिए धम्म घोष यानी जो धर्म का प्रचार है लोगों के अंदर करना प्रारंभ कर दिया था। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी ये किसने लिखी थी? कल्हण ने लिखी थी। कश्मीर का इतिहास इसके अंदर वर्णन मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कक्षा 12 के वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से इसकी जानकारी मिलेगी, वहाँ आप देख लीजिए। के अनुसार अशोक शिव का उपासक था, यानी प्रारंभ के अंदर अशोक शिव का पूजन था, यानी शिव धर्म को मानता था। बाद में बौद्ध धर्म का वो अनुयायी बन गया था। बाद में गुरु मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में आ गया और इसी के प्रभाव से वो पूर्ण रूप से क्या बन गया? बौद्ध बन गया। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविक संप्रदाय किसने चलाया था? ये चलाया था अपने मखलीपुत्र गोसाल था, उसने आजीविक संप्रदाय चलाया था। उसके निवास हेतु इसने 4 गुहाओं यानी गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसके नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुदामा, चापर, विश्व झोपड़ी और कर्ण। इन चारों गुफाओं का इसने निर्माण करवाया था। इन चारों गुफाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न आता है। इसमें से 3 के नाम बता दिए जाते हैं और एक चौथे का नाम अलग दे दिया जाता है। जो किसने बनाया था? आजीविक संप्रदायों के लिए 3 गुफाएं और बनवाई थी। इसके पुत्र दशरथ ने, उनमें से इसका नाम दे दिया जाता। तो कुल 4 गुफाओं का नाम याद, जिसमें से अशोक ने बनाई थी सुदामा, चापर, विश्व झोपड़ी और कर्ण। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बौद्ध, ये इसने जो भेरी घोष की जगह जो धम्म घोष की यात्रा प्रारंभ की थी, उसमें उसने 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। जबकि 20वें वर्ष लुम्बिनी यानी कपिल वस्तु की यात्रा की, जहाँ जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म हुआ था। रोमनदई अभिलेख से विदित होता कि उसने वहाँ भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर ली गई। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन भी आए कि कौन से अभिलेख से जो कर की दर की जानकारी प्राप्त होती है या कर की दर को कम करने की जानकारी, वो है रोमनदई अभिलेख, जिससे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के शिलालेखों में चोल है, सेर है, पांड्य है, केरल सीमावर्ती राज्य भी बताए गए हैं। इन राज्यों का वर्णन हुआ है। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने सव्य को बुद्ध शाक्य कहा है, जिसमें महत्वपूर्ण होता है जैसे मास के अभिलेख। इस मास के अभिलेख में अशोक ने खुद को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य घोषित किया है। इसके अलावा अहरोरा अभिलेख, उसमें बुद्ध के अवशेषों पर जो स्मारक बनाने का भी जिक्र करता है। इसके अलावा जो अशोक ने जो भाबरू जो जयपुर के अंदर से प्राप्त हुआ है, उसमें भी धम्म के आधार पर बताया गया है कि राहुलोवाद सूत्र या गे विजय से जो लिया गया उसमें बताई, उसमें 4 बातें ये करता और विशेषकर 3 बातें, जिससे बौद्ध धर्म का जो 3 रत्न कहे जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, इसका उल्लेख भी भाबरू शिलालेख में मिलता है। इसके अलावा यहाँ कुछ पुस्तकें जिनके पढ़ने का भी वर्णन करता है। अब देखेंगे इसका महत्वपूर्ण था अशोक का, जिसके लिए आज प्रसिद्ध है। 2 शासक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है जो जन कल्याण के लिए प्रसिद्ध है। वो एक है मौर्य सम्राट अशोक, दूसरा है पुष्यभूति या वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन, जो जन कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शासक सिद्ध हुए। ऐसे इतिहास के अंदर और कोई शासक नहीं हमें देखने को मिलते। तो अब देखेंगे हम उस अशोक के धम्म के बारे में। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें ही क्या कहा जाता है? धम्म कहा जाता। धम्म कोई अलग नहीं थे, यही जो नैतिक आचार विचार के जो नियम थे उन्हें ही अभिलेखों के अंदर क्या कहा गया? धम्म कहा गया। अशोक ने धम्म की परिभाषा दूसरे और 7वें स्तंभ लेख के अंदर दी है। उसके अनुसार क्या था? पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य, धर्म की शुद्धि, साधु स्वभाव का होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता यानी कोमलता यानी व्यवहार में लोगों के प्रति कोमल लाना, लोगों से अच्छी मिठास लाना, दया रखना, दान करना, सुचिता रखना, प्राणियों का वध नहीं करना यानी अहिंसा का पालन करना, माता पिता व बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर करना, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, शर्मणों, ब्राह्मण धर्म के मानने वाले, उसमें ब्राह्मण यानी जो वैदिक धर्म मानने वाले थे, हालांकि वैदिक से थोड़ा ब्राह्मण धर्म अलग था। शर्मण जो बौद्ध धर्म मानते थे, उनके प्रति दानशीलता होना, उचित यानी सही तरीके से हमारा व्यवहार करना,
अब देखो इसमें कुछ मैं आपको परिभाषा जो अभी अपने ऊपर पढ़ा कि दूसरे और सातवें शिलालेख के अंदर क्या परिभाषा, तो दूसरे स्तंभ लेख के अंदर अशोक ने जो धम्म की परिभाषा दी थी वो परिभाषा थी आपासीनवे बहु कथाने दया दाने सच्चे सोचे माधवे साधवे च। अब इसका अर्थ ये अभी जो हमने पढ़ा है वो इसका अर्थ है। इसके अलावा अशोक ने जो कुछ और भी प्रतिपादन के लिए आवश्यक शर्तें बताई है, ये तीसरे इस अभिलेख के अनुसार धम्म में अलप संग्रह और अलप व्यय का विधान था, यानी कम से कम, ताकि क्या हो, जो हम क्या करते हैं सबसे ज़्यादा जो जमाखोरी की बात है, अधिकतर समस्याएं क्यों आती है कि लोग अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह कर देते हैं और अधिक खर्च करते हैं, जिससे क्या होता है संसाधनों का अपव्यय होता है और जिनको ज़रूरत होती है उन लोगों को नहीं प्राप्त होता और जिनको ज़रूरत नहीं होती वो लोग उसका अधिक उपभोग कर लेते हैं, उसका अपव्यय कर लेते हैं। तो इसकी बहुत ही जो प्राकृतिक जो संसाधन है उस संसाधनों का जो कुशलतापूर्वक प्रयोग की बात अशोक ने कही है। जो बाबरू अभिलेख है उसमें अशोक ने बुद्ध धर्म के 3 रत्न, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो मैंने अभी बात भी की थी, बुद्ध है, धम्म है और संघ के प्रति अपनी जो आस्था है वो आस्था इसके अंदर प्रकट की थी। नेक्स्ट है सांची, जो रायसेन मध्य प्रदेश से प्राप्त, व सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से जो लघु स्तंभ लेख है उसमें अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महापात्रों को आदेश दिया कि वो संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत किया जाए। यानी ये जो महापात्र नामक इन अधिकारी थे उन अधिकारियों की अशोक ने नियुक्ति की थी, जिसका कार्य क्या था, जिसका कार्य था विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य रखना, अकारण दंडितों के जो परिवारों को सहायता प्रदान करना था। इसके लिए इसने महापात्रों की नियुक्ति की थी और उसको ये आदेश दे दिया था कि जो भी संघ के अंदर, जो बौद्ध संघ है उसमें फूट डालते यानी विभेद मत विभेद उत्पन्न करते हैं, उन भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत यानी संघ से बाहर निकाल दिया जाए। प्रथम शिलालेख के अंदर विज्ञप्ति जारी की कि किसी भी यज्ञ के समय पशुओं का वध नहीं किया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, कई बार कंपटीशन एग्जाम में आया कि अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो वो इसी प्रथम शिलालेख के अंदर उसके पशु बलि का साक्ष्य प्राप्त होता है। हालांकि एकाएक उसने जो पशुओं का वध, जीवों की हत्या पर रोक नहीं लगाई थी, धीरे धीरे उसमें कम करवाया गया। अगली हम देखेंगे उसकी धम्म यात्रा, बहुत ही महत्वपूर्ण है अशोक की धम्म यात्रा, जो उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की अपनी यात्राएं प्रारंभ करवाई थी। तो अशोक ने से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी, जिसमें राजा पशुओं का क्या करते थे, शिकार करते थे यानी हिंसा करते थे। जो निहत थे या जो जानवर होते थे उस अकारण उसका शिकार कर दिया करते थे, उसकी हत्या करते थे। अशोक ने इसके स्थान पर अब धम्म यात्राएं प्रारंभ की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो एक व्यवहारिक दृष्टि से भी बहुत ही उपयुक्त और जन कल्याण से भी ये संबंधित था, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्राएं की जाती थी, जिसमें क्या था, ब्राह्मणों शरणों वर्दों को स्वर्ण दान दिया जाता था। इस तरीके से उसने दान के माध्यम से, जन कल्याण के कार्य के माध्यम से जो धन का जो पुनर्वितरण किया, जो चक्रीय सिस्टम उसको स्थापित किया, जिससे राज्य और जनता दोनों को ही लाभ हुआ था। अब देखेंगे अनुसंधान, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। वैसे अनुसंधान का इंग्लिश में हम कहते हैं रिसर्च, यानी कोई खोज की जाती है। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, जिसमें कौन थे ये कर्मचारी, प्रादेशिक थे, राजयुक्त थे, युक्त थे, इनको प्रति 5वें वर्ष में धम्म प्रचार हेतु, यह धर्म नहीं है यहाँ धम्म है, धम्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में क्या, अभिलेखों के अंदर अनुसंधान किया गया। इसको इसलिए भेजा था ताकि क्या हो, राजा के जो दुख दर्द है उस दुख दर्द की ये खबर है, ये खबर राजा तक पहुंचा सके। और जिसमें अशोक ने बहुत ही सारी ऐसी व्यवस्था की थी, और उसने अशोक ने कहा भी था, इस राजू को कहा भी था कि उसके पास में हर समय हर जगह जनता के जो दुख है सुख है उस समस्या की खबर उस तक पहुंचाई जाए। अब देखेंगे दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी था इसने, वो था धम्म महापात्र। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके अंदर कि कौन से वर्ष में इसकी नियुक्ति की थी, तो अशोक ने अपने जो राज्याभिषेक है उस राज्याभिषेक के जो 14वें वर्ष है, कहीं कहीं जैसे यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि जो राजस्थान बोर्ड की ही बुक है कक्षा 12 की, उस 12 के अंदर ये 13वें वर्ष के अंदर है। 12 की दूसरे अध्याय के अंदर लिखा है कि उसने 13वें वर्ष के अंदर धम्म महापात्र पद का सर्जन किया है, जबकि इस बुक्स के अंदर 14वें वर्ष में लिखा है
तो इससे थोड़ा विभेद उत्पन्न होता, तो आप दोनों ही बातों का ध्यान रखें। अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की, जिनके मुख्य कार्य थे जनता में धम्म का प्रचार करना, उनके कल्याणकारी कार्य करना तथा दानशिला को प्रोत्साहित करना, यानी लोगों को प्रेरित करना, और राज्य की तरफ से भी दान धर्म दिए जाते थे। और कारागृह के कैदियों को मुक्त करना, उसकी सज़ा को कम करना, उसके परिवार को क्या करना था, आर्थिक सहायता प्रदान करना। देखो धम्म था क्या, मैं आपको फिर से परिभाषा दे देता हूँ कि अशोक का धम्म क्या था। विभिन्न वर्गों, जातियों, संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने और अपनी प्रजा का नैतिक उत्थान करने के लिए अशोक ने जो आचारों की संहिता प्रस्तुत की, वही उसका क्या था, धम्म था। और उसी के जो पालन के लिए अशोक ने ये सारा कार्य किया था। तो इसके लिए वो क्या करता था, अशोक सजाएं कम करना, कैदियों को मुक्त करने के लिए क्या कर रहा था, मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति उसको 3 दिन का अतिरिक्त समय देता था पछतावा करने के लिए, जिसका भी उल्लेख वो अपने चौथे स्तंभ लेख के अंदर देता है। और धम्म महापात्र जो विभिन्न परिवार थे, जो अकांड सजा प्राप्त परिवार थे, उनकी क्या करते थे, सहायता करते थे। अब देखेंगे इसके अभिलेखों के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण है वो अभिलेख ही अशोक के हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर हो, या जो जैसे कक्षा 10 की एग्ज़ाम हो, 12 की एग्ज़ाम हो, उसके अंदर इस अभिलेखों से संबंधित प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। अब देखो इसका कारण भी था कि जब शासक अपने कानूनों को पत्थरों के ऊपर शिलाओं के अंदर लिपिबद्ध हो जाएगा, तो जिससे अधिकारियों में डर रहेगा, वो उसका उल्लंघन करने से बचेंगे। साथ में जनता में भी जागरूकता आएगी। वर्तमान शासकों को भी अशोक की इस बात का अनुसरण करना चाहिए। और इससे संबंधित जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अशोक के अभिलेखों से वर्तमान समय के शासकों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। तो वर्तमान समय के शासकों को भी करना चाहिए। हालांकि शासक वर्तमान शासन व्यवस्था के अंदर कुछ एक चीज़ों का जो वर्तमान में जैसे कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, तो उसके कारण भी जनता के लिए विभिन्न जो शिलाओं पर वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या जो पोस्टर के द्वारा सरकार इसका क्या करती है, प्रचार करती है। तो वैसे ही उस समय के लिए अशोक ने भी तो उसकी दूरदर्शी सोच थी, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी शासक जो दारा प्रथम भी कहते हैं या जिसे डेरियस प्रथम उससे मिली थी। ऐसा ही जो दारा प्रथम ने अपने राज्य के अंदर इन अभिलेखों का निर्माण करवाया था। हालांकि उसके और अशोक के अभिलेखों के अंदर बहुत सारा डिफरेंस भी हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि के अंदर हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत का जो मनचेरा और शाहबाज खाड़ी से अभिलेख उसके प्राप्त वो खरोष्टी लिपि। ये खरोष्टी लिपि का विकास ही खरोष्टी और अरामाइक लिपि ये ईरानी प्रभाव को दर्शाती है। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण है। 7 लेख का मतलब 7 लाइनें। बाकी उसके जो अभिलेख हैं, स्तंभ लेख उन पर 6 लाइनें मिली है, यानी 6 लेख मिले। और दिल्ली से टोपरा लाए हुआ एकमात्र अभिलेख उसके अंदर 7 लेख मिले हैं। जबकि दूसरे और तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से भी आपको जानकारी प्राप्त होती कौन से अभिलेख, दूसरा और तीसरे में यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिसेप को कब हुई थी, 1837 ईस्वी के अंदर इनको प्राप्त हुई थी। ताम्रपर्णी ये किसे कहा जाता है, श्रीलंका की राजा तिस्क ने भी अशोक से प्रभावित होकर देवनामपिरे की उपाधि धारण की थी। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता भारत से बाहर कौन सा शासक था जिसने अशोक के अलावा देवनामपिरे की उपाधि धारण की थी, वो थी श्रीलंका के शासक थे तिस्क। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को अपने यहाँ आमंत्रित भी किया था। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर के वहाँ पर भेजा था। और यहीं से श्रीलंका के अंदर जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का पदार्पण यानी बौद्ध धर्म की जो शुरुआत है वो श्रीलंका के अंदर मानी जाती है। और 40 वर्ष के शासन के बाद 232 ईसा पूर्व के अंदर अशोक की मृत्यु हो गई थी। तो अशोक ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करवाए थे। जन कल्याण के लिए भी उसने वृक्षारोपण करवाया था, सराय बनाई थी, सड़कें बनाई थी, सिंचाई कुआं आदि का निर्माण करवाया था। और एक युग पुरुष के रूप में अशोक ने जो साम्राज्य को जो परिवर्तनशील है उन कार्यों को किया था। जैसे उसके धम्म के अंदर सहिष्णुता, अहिंसा, सदाचार जैसे नियमों का उसने राजनीति के अंदर जो है प्रयोग किया था। मौर्य
साम्राज्य के बाद में अब देखेंगे इनके उत्तराधिकारी, यानी अशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य का पतन। तो अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमज़ोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, ध्यान रखना कुणाल, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया, और राज तरंगिणी के अनुसार उस समय जालौक कश्मीर का शासक था, जिसका काफ़ी सारे और भी साक्ष्य मिलता है और कि यहाँ था। और जो संपूर्ण जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है वो इंडो ग्रीक शासक है उनके अधिकार में आ चुका था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन, ये ग्रंथों और व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने। अशोक का जो पुत्र है वीरसेन वो कहाँ का शासक था? गांधार, जो वर्तमान कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का जो प्रशासन है उसके पुत्र किसके हाथ में आ गया था? संप्रीति के। यानी यह संप्रीति कौन था? अशोक का पौत्र था। कहीं कहीं इसके हिस्से के कहा जाता है कि गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश का भाग है वो इसके हिस्से के अंदर था। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर क्या किया था? शासन किया था, और उसने नागार्जुन की गुफाएं आजीव को दान दी। किसने की थी? दशरथ ने। और बृहदर्थ, ये ध्यान रखना, बृहदर्थ है जो अंतिम मौर्य शासक था, जिसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री था पुष्यमित्र शुंग ने करके इस मौर्य साम्राज्य को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार है जो मौर्य साम्राज्य वो क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया था। और वहाँ पर कौन से नए वंश की स्थापना हुई? चुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र चुंग ने। तो देखो अब मौर्य साम्राज्य की जो डिक्लाइन क्यों हो गया, यानी इसका पतन क्यों हो गया, इसके लिए काफ़ी सारे लोग हैं जो अशोक की दम की नीतियाँ हैं उस नीतियों को उत्तरदायी ठहराते हैं। हालांकि इसके लिए अशोक की दम की नीतियाँ नहीं, उसके जो उत्तराधिकारी थे उसकी कमजोरी इसके लिए काफ़ी सारी जिम्मेदार थी। तो क्या था? दम जो दुर्बल शासक थे, राजनीतिक अनिश्चितता थी, यानी शासन का जैसे अभी हमने देखा अलग अलग भागों में टुकड़ों में दिखता है कि राज्य बंट गया था, और जो सीमाओं की जो असुरक्षा थी इस कारण जो उसकी दम की नीति नहीं फलीभूत हो सकी। और अशोक की जो दम की नीति तो वो कहाँ थी? जब शांति के समय, यानी जब राज्य आंतरिक और बाहरी दृष्टि से क्या हो? सुरक्षित हो, लेकिन ऐसा बाद में संभव नहीं हुआ था। और साथ में उनके जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे जो आपस में झगड़ते रहते थे, और इस कारण सरयुग के नेतृत्व के कारण मौर्य साम्राज्य क्या हो गया? जो पतन हो गया। अब देखेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है मौर्य प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें किससे मिलती है? विशेषकर इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र मिलती है। जो कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, उससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो मेगस्थनीज है जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, उससे भी हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी महत्वपूर्ण इसकी बात, एक शुरुआत में जो पहली बार जो भारत के अंदर जो एकीकृत राज्य या केंद्रीकृत राज्य की स्थापना हुई थी, वही बात, यानी भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना इसी मौर्य साम्राज्य के समय हुई थी। यानी जो अखिल भारतीय साम्राज्य उसकी स्थापना इस समय हुई थी पहली बार भारत के अंदर, यानी सत्ता का केंद्रीकरण। इससे पहले सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी छोटे छोटे शासक थे, इसी कारण भारत में बार बार यूनानी भी सफल हो रहे थे। तो उसकी इस कमजोरी की जगह जो चंद्रगुप्त मौर्य ने केंद्रीकरण प्रारंभ किया था, लेकिन यह राजा निरंकुश नहीं होता था, वो जनता के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए, जो कौन थे? राजा था, अमात्य उसका मंत्री, जनपद या राज्य, दुर्ग था, दुर्ग रक्षा के लिए, कोष खजाना था, सेना थी रक्षा के लिए, तथा मित्र यानी जो दुश्मन होते थे उनसे रक्षा के लिए क्या होता था? मित्र। इसके अलावा कौटिल्य ने 8वें अंग के रूप में भी शत्रु की भी चर्चा की है। राजा द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति उसके चरित्र की भली भांति परीक्षा के बाद की जाती थी, और इस परीक्षा को उपदा परीक्षण कहा जाता था। जैसे वर्तमान समय में भी IAS अधिकारियों की नियुक्ति के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी, वैसे भी उस समय भी उपदा परीक्षण के माध्यम से ही इनकी नियुक्ति की जाती थी। अर्थशास्त्र के अंदर इस मंत्री परिषद है उसको क्या कहा गया? राजा का नेत्र, यानी उसकी आंख बताया गया है। ये लोग मंत्रिमंडल के क्या होते थे? अंतरंग सदस्य हुआ करते थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषद मंत्री भी होता था, जो एक तरीके से क्या थी? वर्तमान समय में जो मंत्री परिषद होती है उस तरीके से क्या होती थी? मंत्री परिषद हुआ करती थी। अब इसके मंत्री परिषद अलग अलग भागों के अंदर हम देखेंगे, जैसे केंद्रीय प्रशासन है,
केंद्रीय प्रशासन के बाद प्रांतीय प्रशासन इस रूप के अंदर देखेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन के अंदर तो अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है, जिन्हें क्या कहा जाता, तीर्थ कहा जाता। और तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, महापात्र कहा जाता था। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री है, पुरोहित है, सेनापति, युवराज। और इन सबसे ऊपर जो केंद्रीय शासन के अंदर कौन होता था, सर्वोत्कृष्ट ऊपर था राजा। जो राजा क्या होता था, केंद्रीय प्रणाली का केंद्र बिंदु था, जो महत्वपूर्ण नीति संबंधित निर्णय राजा स्वयं लेता था। और इस कारण हम इसे निरंकुश कहते हैं, क्योंकि जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका ही न्यायपालिका की समस्त शक्तियाँ उस राजा के अंदर ही निहित थी। और अब उसके कुछ अधिकारी, जो अधिकारी अभी हमने पढ़े, जिन्हें क्या कहा जाता था, तीर्थ, इन कुछ अधिकारियों के बारे में हम जानेंगे। अलग अलग बातों के अंदर हम देखेंगे, जिसकी अर्थशास्त्र के अंदर कुल 26 अध्यक्षों की भी चर्चा। देखो ध्यान रखना, 18 तीर्थ अलग थे, 26 अध्यक्ष अलग थे। कहीं कहीं इनके 27 अध्यक्षों का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है, लेकिन RBSC की जो ये बुक्स है, ये 26 अध्यक्षों का वर्णन करती है, जिसमें महत्वपूर्ण था अध्यक्ष अपने समाहर्ता। इसका कार्य क्या था, ये राजस्व एकत्रित करता था, आय व्यय का ब्यौरा रखता था और वार्षिक बजट तैयार करना इसका अधिकारी था। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी ये हुआ करता था समाहर्ता, यानी जो वर्तमान जो वित्त मंत्री की तरह इसके कार्य हुआ करते थे। दूसरा था सन्निधाता, यानी कोषाध्यक्ष। तो आप जानते हो कि सन्निधाता का क्या, ये राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह यानी खजाना और अनागार बनवाना, उनसे रक्षण से संबंधित कार्य करता था। अर्थशास्त्र में 26 विभागों के अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष यानी कृषि से संबंधित, पया अध्यक्ष यानी व्यापार से संबंधित, सूत्रा अध्यक्ष ये जो कताई बुनाई से संबंधित कार्य करता था, लूना अध्यक्ष ये बूचड़ खाने से संबंधित कार्य करता था, यानी जो पशुओं की कटाई से संबंधित, जो कसाई खाना उससे संबंधित, विविध अध्यक्ष ये चारागाह से संबंधित कार्य, लक्षणा अध्यक्ष ये मुद्रा जारी करने से संबंधित। इसके अलावा देखो लक्षणा अध्यक्ष ये मुद्रा और मुद्रा अध्यक्ष ये अलग होता था। मुद्रा अध्यक्ष कोई लक्षणा अध्यक्ष से अलग हुआ करता था, यानी लक्षणा अध्यक्ष ये मुद्रा जारी करना, ये क्या होता था, मुद्रा और ये टकसाला का अध्यक्ष हुआ करता था। और जबकि ये मुद्रा अध्यक्ष क्या होता था, ये देश से जो बाहर जाने और स्वदेश में आने के लिए जो राजकीय मुद्रा जो प्राप्त करता था, उसके लिए आवश्यक कार्य ये करता था। यानी इसका ये कार्य करता था कि जो देश से बाहर जाएंगे उनके लिए और स्वदेश में जो लौटेंगे उनके लिए जो राजकीय मुद्रा है उसको प्राप्त करने का ये कार्य करता था। इसके अलावा जो नेक्स्ट आगे आएंगे हम पोतवाध्यक्ष से। इसके नेक्स्ट है पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष का क्या कार्य होता था, बहुत ही महत्वपूर्ण था ये। इस समय भी इस मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अधिकार, जिसका कार्य था माप तोल विभाग का ये क्या होता था, अध्यक्ष था। अगला था बंदना कारागार अध्यक्ष, इससे सिद्ध ये किसका अध्यक्ष था, बंदी गृह का अध्यक्ष था। आठवीं ये किसका था, वन विभाग का प्रमुख था। युक्त है, उपयुक्त है, राजूक है, महामात्य आदि अन्य भी अधिकारी स्तर के कार्य थे। थोड़ा मैं एक बार फिर से आपको 18 तीर्थ और जो ये 26 अध्यक्ष हैं, इन 26 अध्यक्षों के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे सर्वोत्कृष्ट ऊपर इसका कौन सा था, मंत्री और पुरोहित था, ये प्रमुख का जो अधिकारी हुआ। उसके बाद सेनापति था, सेना का जो प्रधान, फिर युवराज था, फिर सन्निधाता, फिर समाहर्ता, फिर कर्मांतिक, फिर व्यवहारिक, फिर प्रदेष्टा, फिर नागरिक, फिर नायक, दंडपाल, अंतपाल, द्वारपाल, द्वारिक, अंतर्वर्षिक, आठविक, मंत्री परिषदाध्यक्ष और प्रशासता। ये जो 18 तीर्थ हुआ करते थे। फिर 26 अध्यक्ष, जिसमें से कुछ का अभी हमने इसमें देख लिया, फिर मैं इनके बारे में रिपीट कर देता हूँ। लक्षणाध्यक्ष है, आकाराध्यक्ष है, सोनाध्यक्ष है, पोतवाध्यक्ष है, विविक्ताध्यक्ष है, नवाध्यक्ष है, शुल्काध्यक्ष है, सीताध्यक्ष है, पयाध्यक्ष है, गणिकाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, पत्याध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, देवताध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, पत्नाध्यक्ष, मानाध्यक्ष, गवाध्यक्ष, महामात्य सरप, मुद्राध्यक्ष, कोप्याध्यक्ष, भंडाराध्याध्यक्ष, बंध्यकाराध्यक्ष, सूराध्यक्ष, अक्षपटलाध्यक्ष, शस्त्राध्यक्ष। इस तरीके से ये 26 27 इसके कुल क्या थे, विभिन्न अध्यक्ष थे, यानी ये विभिन्न विभागों के
मुख्य हुआ करते थे। जैसे वर्तमान में भी क्या है, मंत्रीय विभागों के अंदर अलग अलग विभागों के प्रमुख हुआ करते थे। तो इस तरीके के जो व्यवस्थित शासन व्यवस्था मौर्य काल के अंदर थी। अब देखेंगे उसके अंदर प्रांतीय प्रशासन के अंदर क्या है। तो अशोक के समय के अंदर मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का, प्रारंभ के अंदर 4 थे, अशोक के समय ये प्रांतों की संख्या बढ़कर 5 हो गई, क्योंकि अशोक ने कलिंग को 5वां प्रांत बनाया था। तो इसमें उत्तरापद, जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तौसली, दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी और मध्य देश की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। तो ये इस तरीके से अलग अलग भागों के अंदर इसका विभाजन किया गया था। और जिसमें क्या था, महत्वपूर्ण संख्या के अंदर जो वर्णन मिलता है हमें, वो है प्रांतों का। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक अधिकारी जो द्वारा होता था। इसके अलावा कुछ और भी अधिकारियों की कभी कभी नियुक्ति कर दी जाती थी, जो राजा के क्या होते थे, मुख्य योग्य अधिकारी हुआ करते थे। प्रांत विषयों के अंदर विभक्त थे। प्रांतों का भी आगे डिवाइडेशन होता था विषयों के अंदर, और जो विषयों के जो प्रमुख होते थे उसे हम क्या कहते थे, विषय पति कहते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था, स्थानिक होता था, जो समाहर्ता के अधीन होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया क्या होता था, गोप होता था। जो कौन होता था, गोप। ये ग्राम का प्रधान नहीं है, किसका था, 10 गांवों का मुखिया होता था। और समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टि नामक अधिकारी होता था, जो स्थानिक गोम और ग्राम अधिकारियों के क्या करता था, कार्यों की जांच करता था। तो इस तरीके से इन विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से मौर्य प्रशासन को सुदृढ़ व्यवस्था थी और एक दूसरे के अंग को जोड़ करके उनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसका जो नगर प्रशासन है वो किस टाइप का था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो नगर प्रशासन की जानकारी हमें मेगस्थनीज ने जो इंडिका लिखी उसके अंदर प्राप्त होती है। तो देखो मौर्य युग में क्या था, विभिन्न जो नगरों का प्रशासन, जो वर्तमान जो नगर पालिकाएँ हैं उनकी तरीके से चलाया जाता था। तो इसके लिए क्या होता था, शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो कितनी समितियों के अंदर होता था, 6 समितियों में बंटा होता था। ये 6 समितियाँ कौन कौन सी थी, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। प्रथम समिति यानी उद्योग शिल्पों का क्या करती थी, निरीक्षण करती थी, यानी ये औद्योगिक विभाग समझ लो। दूसरी समिति है विदेशियों की देखरेख करना, यानी विदेशियों की क्या करती थी, देखभाल से संबंधित, कौन विदेशी आया गया, कहाँ गया, उससे संबंधित ये जानकारी रखती थी। तीसरी समिति जन्म मरण का क्या करती थी, लेखा जोखा करती थी, यानी जनगणना का कार्य और जन्म मृत्यु का क्या करती थी, ये पंजीकरण करती थी। चतुर्थ समिति क्या करती थी, ये व्यापार वाणिज्य को देखरेख किया करती थी। पांचवी समिति ये निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी, यानी जो निर्यात होता था उस निर्यात को रोकने का कार्य करती, यानी हम कह सकते हैं कि ये काला बाजारी पर रोक लगाती थी, यानी कहीं कहीं किसी वस्तुओं की काला बाजारी न हो, इसके लिए निर्मित वस्तुओं के जो विक्रय पर ये अपने नियंत्रण रखती थी, उसकी देखरेख किया करती थी। छठी समिति ये विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूल करती थी, यानी बिक्री कर वसूलने का कार्य ये समिति करती थी। और प्रत्येक समिति के कितने सदस्य होते थे, 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार 5-5 सदस्यों की कितनी समितियाँ होती थी, 6 समितियाँ होती थी। नगर शासन के लिए एक क्या होती थी, सभा भी होती थी, और सभा का प्रमुख कौन होता था, नागरक। ये नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। और इसमें हमें जानकर इसके अलावा मैग्नेटिक्स के अलावा हमें कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें भी नगर प्रशासन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इंडिका में एक और कुछ और अधिकारियों की बात, जैसे अष्टनोमो नामक अधिकारी हैं, वैसे इष्टोमो भी कुछ अधिकारियों की बात करता है जो सिंचाई, सड़क आदि से संबंधित कार्य करते। अब कुछ पहले मानचित्र देख लेते हैं, फिर इसके आगे जो ये सैन्य व्यवस्था आदि के बारे में हम देखेंगे। इससे पहले कुछ मानचित्र हम देखेंगे जो महाजनपद काल आदि से संबंधित हैं। ये अब आपके सामने 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ, यानी जो पहले हमने 16 महाजनपदों का जो उल्लेख किया था वो 16 महाजनपद इनमें और उनकी राजधानियाँ। तो उनके देखो, इसको आपको मैप को दिमाग के अंदर बिठा लेना है। कई बार इसके अंदर विस्तार से संबंधित यानी मैप आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण में, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में राज्यों को, पूर्व से पश्चिम कौन से महाजनपद है। तो सबसे जो देखो कंबोज, जिसकी राजधानी यहाँ पर ये द्वारिका या राजौरी बताई गई, जो सबसे उत्तर पश्चिमी
हमारा महाजनपद था। जो पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान वाला इलाका है, उस इलाके यानी जो दक्षिणी पश्चिमी जो कश्मीर है और उस इलाके के अंदर फैला हुआ था। उससे ठीक नीचे ये गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। उसके बाद हम इधर आएंगे तो नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर देखो आप देख सकते हो कुरु जनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसके अलावा इधर नीचे की तरफ ये तीर का चिन्ह है, यहाँ पर ये था पांचाल जनपद जहाँ से द्रौपदी संबंधित थी। आई क्षेत्र और कांपिल्य, द्रुपद यहाँ का राजा था जिसके पुत्र हुआ था दुष्टद्रुम और पुत्री थी द्रौपदी। फिर इस साइड में हम राजस्थान में ये देखेंगे मत्स्य जिसकी राजधानी है विराटनगर। फिर यहाँ पर ये जो कुरु जनपद ये पास पास में ही है। अब देखो जैसे गंगा के मध्य स्थित है तो इनका थोड़ा क्रम ही आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको कह दें उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्रम के अंदर आप महाजनपदों के, तो सबसे पहले आपको यहाँ से प्रारंभ करते हैं तो कुरु पांचाल आएगा। पांचाल के बाद मत्स्य है, मत्स्य के बाद आएगा सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा जहाँ से भगवान श्री कृष्ण जी संबंधित थे जो कि यमुना तट पर था। उससे निकट नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ आएगा वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी। तो वत्स गंगा तट पर था, जबकि उससे नीचे जो शहदी था जिसकी राजधानी शक्तिमती थी वो यमुना से थोड़ा नीचे की ओर स्थित है। और उसके बाद यहाँ ऊपर देखेंगे, यहाँ पर है कौशल जिसकी राजधानी है श्रावस्ती। फिर इससे नीचे की तरफ आएंगे तो ये है काशी, ये भी गंगा के तट पर, ये काशी जिसकी राजधानी है वाराणसी। और इससे ठीक काशी से ठीक ऊपर की तरफ यहाँ मल, ये जो गणराज्य था मलों की राजधानी थी मल गणराज्य। मल से फिर नीचे यहाँ पर ये जो आ जाएगा आपका वजीसंग जिसकी राजधानी थी वैशाली। और वजीसंग से इधर निकट है मगध। इस कारण इन दोनों के बीच में जो संघर्ष से ज़्यादा ही बड़ा चला था और अंत में इसका मगध ने इस वजीसंग पर फूट डाल करके क्या कर लिया था, इस पर अधिकार कर लिया। और सबसे इधर देखेंगे सबसे पूर्व में अंग यानी चंपा, ये ध्यान रखना, सबसे पूर्व में कौन सा है, अंग यानी चंपा। सबसे पूर्वी जनपद है अंग, सबसे उत्तर पश्चिमी जनपद है कम्बोज। और फिर दक्षिण के अंदर हम देखेंगे सबसे दक्षिणी जनपद देखेंगे तो ये अस्म घाटक जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, यानी नर्मदा और ताप्ती नदियों के दक्षिण में। फिर मध्य की तरफ हम देखेंगे तो अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैन। तो इस तरीके के ये महत्वपूर्ण 16 जनपद है जिनकी अवस्थिति आपके सामने रखी गई है, जिसमें आप देख सकते हो 1 2, इधर से ये 3 4 5, 5 के बाद ये हो गया 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 जनपद हो गए यहाँ पर। तो इन 16 की बात आ गई आगे। फिर ये पूरा भारत का मैप है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से मैप के माध्यम से आपको इनके दिमाग के, फिर हम देखेंगे ये दूसरा मैप है, ये मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र के बारे में हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य कितना विस्तृत था, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन मैप के माध्यम से देखो ये जो भी पूरा भारत ये बताया गया आपको, यहाँ से लगा करके ये वाला भाग है ना, ये सारा का सारा भाग उस समय मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था, जिसमें अफ़गानिस्तान, ईरान का क्षेत्र, तक्षशिला और इधर पूरा मध्य यानी दक्षिण के अंदर जो कर्नाटक का क्षेत्र है वहाँ तक, मैसूर तक का क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित था। जिसके 5 जो भी क्षेत्रीय केंद्र बताए गए थे, उन 5 क्षेत्रीय केंद्रों में से ये महत्वपूर्ण केंद्र है। जो भी हमने इसकी प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा था कि 5 क्षेत्रीय केंद्र कौन कौन से हैं। तो पहला जो उत्तरापद था उसकी राजधानी ये तक्षशिला है। और इसके बाद में जो दूसरा प्रांत था अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैन ही है। और इसके अलावा जो दक्षिण भारत के अंदर जो दक्षिणापद था उसकी राजधानी कौन सी, सुवर्णी है। फिर जो कलिंग राष्ट्र उसकी राजधानी क्या है, तोसली है। और फिर जो मध्य देश या मध्य प्रांत या प्रासी कह सकते या प्रास्य कह सकते, उसकी राजधानी ये थी पाटलिपुत्र, जो इस पूरे मौर्य साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। ठीक, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे मौर्यकालीन जो सैन्य व्यवस्था है उस सैन्य व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो सैन्य व्यवस्था था उसका सर्वे सर्वा तो कौन होता था, सम्राट, यानी सम्राट जो कह सकते हैं सर्वोच्च सेनापति। जैसे वर्तमान में भारत की जो तीनों सेनाएं उसका मुख्य कौन होता है, सर्वे सर्वा, वो होता है हमारा राष्ट्रपति। वैसे उसके बाद में जो सेनापति होता था वो युद्ध विभाग का क्या होता था, प्रारंभ अधिकारी होता था। और
सेनापति के बाद में इसका जो महत्वपूर्ण पद संभालने वाला था वो था नायक। और मौर्य काल में जो स्थायी सेना होती थी, प्लिनी जिसका वर्णन करता है, प्लिनी है, प्लूटार्क है आदि, इसके बारे में मौर्यकालीन सेना का ये वर्णन करते हैं, जिसमें प्लूटार्क कहता है कि मौर्यों की क्या थी, इसकी 10 सेना थी, जिसने क्या किया, अपने 10 सेना को इकट्ठा करके संपूर्ण भारत को क्या कर दिया था, इसने रौंद डाला था। जबकि प्लिनी कहता है कि मौर्यों के पास 6 लाख पैदल है, जो ये पीछे नीचे सेना आई हुई है, 30,000 अश्व यानी घोड़ों की सेना, 9,000 हस्ती सेना है और 800 रथ सेना। इसका वर्णन कौन करता है, ये प्लिनी करता है। तो देखो इसमें सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग अलग से था, यानी स्थायी विभाग था, जिसमें 6 समितियाँ थी। कितनी समितियाँ थी, 6 समितियाँ थी। और उस समिति के क्या थे, प्रत्येक समिति के 5 सदस्य थे। समितियाँ सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। अलग अलग 5 विभाग होते थे। पैदल यानी ये पदाती सेना से संबंधित विभाग हुआ करता था, जिसका कार्य क्या था, जो पैदल सेना थी उससे संबंधित ये कार्य करते थे। दूसरा विभाग था अश्व यानी घोड़ों की सेना। तीसरा था हाथी यानी हस्ती सेना भी कहते। चौथा था रथ सेना और 5 थी नौसेना यानी जो जल सेना थी, उससे संबंधित ये कार्य। सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, अंतपाल। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाद के अंदर हम देखेंगे अंतपाल किसको कहते हैं, जो सीमावर्ती दुर्ग है उनकी रक्षा करने वालों को भी अंतपाल कहते हैं। तो यहाँ जो मुख्य जो सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला वो था मुख्य अंतपाल था। सीमांत क्षेत्रों की जो व्यवस्थापक वो भी अंतपाल होता था। वो दोनों सेम ही इसमें नाम मिलता है। मैगजीन इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 800 रथ सुजित थे। ये प्लिनी भी कहता है और मैगजीन भी कहता है, क्योंकि मैगजीन की इंडिका मूल रूप से प्राप्त हमें नहीं हुई है और उसका वर्णन हमें प्लिनी, स्ट्रैबो आदि के अंदर प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण थे इसके मौर्य साम्राज्य के समय की न्यायिक प्रशासन। तो सम्राट न्याय के जो विभाग का अब देखेंगे मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था है। तो सम्राट जो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहाँ ग्रामणी कौन होता था, मौर्य काल में जो ग्राम है, ग्राम का प्रमुख व्यक्ति था, प्रमुख अधिकारी था, वो ग्रामणी होता था और ग्रामवध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर जो संग्रहण, ये विभिन्न अलग अलग इकाइयाँ होती थी। जैसे संग्रहण ये 10 गाँवों का प्रमुख होता था। फिर है द्रोणमुख जो कौन होता था, ये 400 गाँवों का जो प्रमुख होता था। फिर स्थानीय ये 800 गाँवों का प्रमुख होता था। और इस स्थानीय से ऊपर होता था जनपद, जो किसका होता था, 1600 गाँवों का प्रमुख होता था। इनके न्यायालय होते थे। और सबसे ऊपर पाटलिपुत्र जो कि राजधानी थी, वहाँ केंद्रीय न्यायालय होते थे। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे, जिनके बारे में हम अभी देखेंगे। यानी जो न्याय था, इससे पहले देखेंगे मौर्य न्याय का आधार क्या था। तो मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था थी उसका आधार था धर्म है, व्यवहार है, चरित्र है और राजशासन। ये सब उस समय की क्या थी, न्यायिक संहिता के स्रोत थे। इसके आधार पर न्याय प्रदान किया जाता था। इसके अलावा उस समय जो न्यायपीठ पद्धति जो विद्यमान थी, जो वर्तमान समय के अंदर है न्यायपीठ पद्धति, जो वो अलग किसी मामले के लिए आपने देखा होगा कि संविधान पीठ का गठन किया जाता है किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिए, वैसे ही न्यायपीठ पद्धति उस समय भी प्रचलन में थी, जिसमें न्यायाधीश बहुमत से अपना क्या करते थे, निर्णय दिया करते थे। तो इसमें न्यायालय 2 प्रकार के थे। पहला न्यायालय हम देखेंगे धर्मस्थीय। कौन सा न्यायालय है, धर्मस्थीय, जिसका कार्य क्या था, धर्मस्थीय ये दीवानी मामलों से संबंधित कार्य करते थे। यानी इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक और 3 अमात्य करते थे। यानी कुल इसमें 6 व्यक्ति होते थे, 6 मिलकर के कार्य करते थे। इसी कारण तो मैंने अभी जो आपको बताया कि न्यायपीठ पद्धति जो थी, न्यायपीठ पद्धति, वो न्यायपीठ पद्धति इस समय प्रचलन में थी। और धर्मस्थली एक प्रकार की कैसी थी, दीवानी अदालत थी। कैसी अदालत थी, दीवानी, यानी दीवानी मामले इसमें सुने जाते थे। जैसे दीवानी मामलों में कौन से आएंगे, चोरी, डाके, लूट के मामले, जिन्हें क्या कहा जाता था, साहस। क्योंकि देखो ऐसे कार्य कौन करेगा, वही व्यक्ति करेगा जो साहस हिम्मत वाला होगा। डरपोक व्यक्ति के ये कार्य नहीं होते, हालांकि ये सभ्य नहीं माने जाते थे, भी धर्मस्थलीय आधारतों में रखे जाते थे। इसके अलावा कुवचन यानी किसी को बोल देना, गलत बातें कह देना, गाली देना, मान आने, किसी की जो पहचान है उसको ऐसे ही ठोंच पहुंचाना,
मारपीट करना आदि के मामले धर्मस्थलीय न्यायालय में ही लाए जाते थे और इन मामलों को क्या कहा जाता था, वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था। दूसरा हम देखेंगे कंटक शोधन। ये कैसी थी कंटक शोधन? ये फौजदारी अदालतें होती थी। वर्तमान में भी जो न्यायिक पद्धति थी उसका इसी प्रकार से विभाजन किया जाए, यानी फौजदारी मामले ही सुना करते थे। इसमें 3 प्रदेष्टि यानी इसका प्रमुख प्रदेष्टि होता था, जबकि उसका धर्मस्थलीय का प्रमुख व्यवहारिक होता था, और 3 अमात्य मिलकर के राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। ये महत्वपूर्ण था। ये किससे कौन सा विवाद सुनेगा? राज्य और व्यक्ति के मध्य जो विवाद होते थे वो कंटक शोधन न्यायालय में लाए जाते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महापात्र तथा जनपद न्यायाधीश को क्या कहते थे? राज्यों का कहा जाता था, जो कि अलग अलग विभागों से संबंधित न्यायिक व्यवस्था का कार्य करते थे। चाणक्य के अनुसार 4 मुख्य थे, जो मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था। क्या थे? धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। इनके आधार पर ही न्याय प्रदान किया जाता था। अब देखेंगे मौर्यकालीन समाज। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और मैगस्थनीज कृत इंडिका, इनके अंदर हमें मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों में भी हमें मौर्य काल की जो सामाजिक व्यवस्था उसकी जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का मुख्य आधार यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के आधार पर विभाजन बताया है। कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए हैं। 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियों जैसे निषाद है, पारस्व, रथकार, छत्ता, वेद, सूद, चांडाल आदि का भी उल्लेख किया, जो क्या थी इन 4 वर्णों से अलग और इन्हें क्या मानी जाती है दृष्टि से यानी निम्न माना जाता था। जबकि मैगस्थनीज अपने इंडिका के अंदर भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा। बहुत ही महत्वपूर्ण है कितने में बांटा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें 7 जातियाँ कौन सी थी। इसने अपना ये विभाजन जो अपने यूनानी समाज थे उसके आधार पर किया, जिसमें दार्शनिक थे, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद और अन्य शासक वर्ग इसमें सम्मिलित था। मैगस्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवहार जो व्यवसाय है उसके अंतर को इसने क्या कर दिया था, भुला दिया था। इस कारण इसने जो वर्णन किया वो थोड़ा बाकी से वर्णन है उससे भिन्न वर्णन इसने किया गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मौर्य काल में स्त्रियों। तो मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति भी अधिक उन्नत नहीं थी। जो प्रारंभ के अंदर स्त्रियों की स्थिति थी वो ऐसी उन्नत नहीं कहा जाता। फिर भी स्मृति काल में आते आते स्त्रियों पर बहुत सारी बंदिशें लगा दी गई और उन्हें पुरुष के अधीनस्थ कर दिया गया। और लेकिन उसके अलावा इसकी अच्छी स्थिति थी, यानी स्मृति काल की अपेक्षा इस समय उन्हें अच्छी स्थिति थी। स्त्रियों को पुनर्विवाह यानी वो दोबारा विवाह कर सकती थी और नियोग की अनुमति होती थी। ये नियोग क्या, देखो पुनर्विवाह का तो मतलब आप समझते हो दोबारा विवाह करना, यानी विधवा विवाह भी होते। अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो वो दोबारा विवाह कर सकती है। नियोग प्रथा बहुत ही, हालांकि वर्तमान सभ्य समाज के अंदर ये स्वीकार्य ही नहीं है, ये गणनीय है। हालांकि उस समय प्रचलन में थी, जिसमें क्या था कि किसी महिला का पति मर जाता था या फिर उसका पति किसी रोगी होता था या वो सही वर्ण का नहीं था, यानी रंग रूप में वो काला था या और कैसा ही था, अच्छे रूपवान नहीं था, तो उसमें महिलाओं को ये छूट थी वो किसी अपने निकट संबंधी या किसी और व्यक्ति से शारीरिक संबंध स्थापित करके संतान उत्पत्ति कर ले। ये थी अपने उस समय की नियोग प्रथा, जो वर्तमान सभ्य समाज के अंदर गणनीय। ये जो आप चित्र देख रहे हो ये सांची का जो बौद्ध स्तूप है उसका है, बहुत ही भव्य स्तूप है। और ये आपके सामने जो नेक्स्ट आ रहा है ये जो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, जो हमारा राजकीय चिन्ह भी है, जिसमें 4 सिंह हैं जो पीठ लगाकर बैठे हैं। और इसके नीचे ये आप देख सकते हो है ना, ये हाथी है, घोड़ा है, चक्र है बीच में, और ये है उस समय की लिपि। अशोककालीन जो अभिलेख थे उन अभिलेखों की ये लिपि है। इसमें हम देखेंगे, देखो अशोक के साम्राज्य के बारे में 263 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य, क्योंकि जब उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना, हालांकि वो 273 ईसा पूर्व के अंदर शासक बन गया था, लेकिन उसने 10 साल बाद अपने जो साम्राज्य का विस्तार किया था उसके बाद हम देखेंगे इसमें, जिसमें देखो ये हीरात कहो या हेरात है अफ़गानिस्तान के अंदर, और ये वहाँ की हेलमंद नदी है, यहाँ पर ये कंधार है, फिर यहाँ पर ये काबुल है, ये पेशावर है, ये शाहबाज गढ़ी है, ये मानसेरा है, और ये मैकराम या जो मकरान तट है इधर वो है।
फिर यहाँ पर ये देखेंगे ये सिंधु नदी है जो यहाँ से ये निकलती है, ये पूरी होकर के यहाँ से ये सिंधु नदी तट आगे बढ़ी हुई है। और इसके बाद सिंधु के अंदर ये नदियों का क्रम भी आपको ध्यान रखना है। सिंधु के बाद में ये इधर से आएगी, ये झेलम नदी आएगी, पहले इसके अंदर आकर के मिलेगी। झेलम के बाद में चिनाब आएगी, फिर रावी आएगी, फिर ये व्यास है, इधर ये सतलज है, सतलज आगे आकर के व्यास नदी के अंदर मिक्स हो जाती है और ये आगे आकर के सारी सिंधु जो नदी है उसके अंदर मिल जाती है। ये जयपुर के अंदर जो भाबरू है यहाँ से मिला है। फिर ये बैराट है राजस्थान का ही, ये दिल्ली है। फिर यहाँ आप देखेंगे ये कालसी है, मेरठ है, तो ये रामपुरवा है, कुशीनगर है, लुम्बिनी, लोरिया, नंदनगढ़, अरेराज है, ये घाघरा नदी है, यहाँ वैशाली, रोमंदई, ब्रह्मपुत्र नदी, इधर चंपारण, गंडक नदी, पाटलिपुत्र, सहसराम है ना, ये बाराबार, ये पहाड़ियाँ यहाँ पर। फिर ये सहगोरा है, सारनाथ है, यमुना नदी, इधर प्रयाग, रूपनाथ है, बनास नदी, चंबल, सांची, उज्जैन, गिरनार, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, सोपारा। फिर ये दक्षिण भारत के अंदर देखेंगे ये अशोक के समय का बहुत ही विस्तृत साम्राज्य अशोक ने स्थापित किया था। फिर ये दक्षिण की तरफ देखेंगे नर्मदा ताप्ती, सोपारा, गोवीमठ, मैसूर, कोफल, मास्की है ना, इधर धौली, योगढ़, कोफवाल, पालेमगुड़ी, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुरी, जट्टी, रामेश्वर, कावेरी, हीराकुंडी, राजूल, मंडीगर। और इससे ये साम्राज्य सुदूर दक्षिण का था केरल पुत्र, पांड्य, सत्यपुत्र और चोल, ये राज्य अशोक के राज्य में सम्मिलित नहीं था, बाकी सारा संपूर्ण राज्य अशोक के साम्राज्य में शामिल था। अशोक के देखो इसमें देख सकते हो शिलालेखों का अंकन है, अशोक की लाटों का अंकन है, स्तूपों का अंकन है, लघु शिलालेखों का है और गुहा लेखों का, इसके माध्यम से आप इसके अंदर देख सकते हो। तो आज इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम चुंग काल, शुंग वंश आदि के बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद।